गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। अभी आप लोगों की क्लास चल रही थी क्या? यस सर, केमिस्ट्री की क्लास थी। हाँ, मुझे भी लगा कि मैंने ज्वाइन तो किया, फिर मुझे लगा कि कोई क्लास चल रही है, फिर डिसकनेक्ट हुआ, फिर नहीं कनेक्ट हुआ। सो हमने C3 साइकिल तक कर लिया था। उसके आगे कंटिन्यूएशन में जो चीजें हैं वो कर लेते हैं। लाइक C4 साइकिल है, फिर कैम एक्चुअली एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एंड देन फोटो रेस्पिरेशन और फैक्टर्स। सर, हमें एनसीईआरटी अपने साथ रखनी होगी, मतलब क्लास के समय? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आप छोड़ वो दीजिए सर एनसीईआरटी। आपने बोला था ना सर उस दिन, इसलिए पूछा। मैंने आपको बोल दिया था वो मतलब एक सर आप लोग तो फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं ना, इसमें एनसीईआरटी तब बोला था कि जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का फिगर है, अगर आपको लगता कि मैंने जो ड्रॉ किया है वो थोड़ा सा घिचपिच सा हो रहा है, तो उसके लिए एनसीईआरटी नई वाली जिनके पास है वो रख सकते हैं। ऐसे ही एक आगे रेस्पिरेशन में फिगर आएगा, काफी बड़ा सा फिगर है ईटीएस का। ऑल्दो मैं ड्रॉ करूंगा, समझाऊंगा, लेकिन बाई चांस अगर ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आ रहा, तो एनसीईआरटी से आप उसे दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी की कोई जरूरत नहीं है। मेरी क्लास के बाद एक बार एनसीईआरटी से पढ़ जरूर लीजिए। वो तो ये होता है कि कोई लाइन अगर लगता है कि उस लाइन से कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो फॉर दैट ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए एनसीईआरटी रीड करके, वरना जितना एनसीईआरटी में वो सब आप पढ़ लेते हैं वैसे। सो अभी हम बात करेंगे C4 साइकिल की, और उसके बाद कैम पाथवे। पहले C4 साइकिल, अनदर मेथड ऑफ डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन 3 तरीके से हो सकती है, C3, C4 और कैम। तो हमने C3 साइकिल कंप्लीट किया था, जो सारे प्लांट्स में होती है। अभी हम C4 पाथवे की बात करते हैं। सो वी हैव जस्ट अ मिनट, C4 साइकिल। अब इसे C4 क्यों कहा गया? बिकॉज यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो 4 कार्बन का होगा, दैट्स वाई ये C4 है। इसका रीजन क्या है कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट is of 4 कार्बन एसिड। 4 कार्बन का एसिड कौन सा है? दिस इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, OAA। इसलिए ये C4 साइकिल कहलाती है ना। फिर इसी को आप हैच एंड स्लैक पाथवे बोलते हैं, है ना। तो उसी के नाम पे हैच एंड स्लैक पाथवे आ जाएगा, है ना। इसके और नाम क्या हो सकते हैं? क्या लिखा है? ऑक्सीडो लिखा है क्या? ऑक्सीडो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो, ऑक्जेलिक एसिड जैसे लिखते हैं, OXALO। हैच एंड स्लैक पाथवे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, हैच एंड स्लैक ने डिस्कवर किया, डिस्कवर्ड इन शुगर केन, डिस्कवर्ड इन शुगर केन। शुगर केन में हैच एंड स्लैक ने इसको डिस्कवर किया, इसलिए ये इस तरीके से। फिर इसका एक नाम आता है CO2 कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म। इसको CO2 कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म कहते हैं। क्यों कहते हैं उसका भी रीजन है। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन 2 बार होगा, है ना, 2 टाइम्स CO2 will fix, है ना, by 2 different enzyme। इसको आप कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सब एग्जाम के ही क्वेश्चन है। कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस, कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस हम C4 साइकिल को ही कहते हैं क्या? हाँ, इसी को ही कहते हैं।
कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस का मतलब है बिकॉज मीजोफिल सेल्स जो नॉर्मली लीफ में होती है, एंड एनाटॉमी में मैंने आपको अलग से बंडल शीथ सेल्स भी पढ़ाई हैं, बोथ इन्वॉल्व, दोनों मिलके ये काम करेंगी, दोनों मिलके एक साइकिल पूरी करती हैं, तो दोनों का कोऑपरेशन चाहिए। सो दैट्स वाई ये कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस कहलाती है ना। और जो ऑक्जेलो एस्टिक एसिड है, इसके फार्मूले में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आते हैं, तो इसको आप डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कह सकते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डीसीए। इसका तो मतलब आपको पता ही है, डाई कार्बोक्सिलिक का मतलब हैविंग 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जैसे कोई भी केमिस्ट्री में एस्टिक एसिड लिखोगे तो CH3COOH, ऑक्जेलिक एसिड लिखोगे तो उसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएंगे। सो दैट्स वाई ये डीसीए साइकिल कहलाती है। सारे नाम इसी के ही हैं, किसी भी नाम से आप इसको जान सकते हैं। सर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में आएंगे 2 कार्बोक्सिलिक हाँ ग्रुप? हाँ हाँ हाँ, यस। ओके। तो ये डाई कार्बोक्सिलिक है। आगे आप रेस्पिरेशन में ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ोगे, टीसीए साइकिल। तो फॉर दैट की कंफ्यूजन ना रहे तो डीसीए साइकिल क्या है और टीसीए साइकिल कौन सी है, तो डीसीए साइकिल फिलहाल अभी हम पढ़ रहे हैं ना। अब जिन प्लांट्स के अंदर ये C4 साइकिल होती है, दे आर कॉल्ड C4 प्लांट्स। जैसे नॉर्मली C3 साइकिल तो सब में होती है, तो जिनमें सिर्फ C3 साइकिल होती है उन्हें हम बोल देते हैं C3 प्लांट्स। जिनमें ये वाला पाथवे होगा, दोज आर कॉल्ड C4 प्लांट्स है। प्लांट्स which have this pathway for dark reaction are called C4 plants. अब C4 प्लांट के एग्जाम्पल कौन से हैं? एग्जाम्पल में मोस्टली मोनोकॉट हैं, कौन से, जैसे आपकी बुक में जो कम से कम नाम दिए, शुगर केन जहां से डिस्कवरी हुई है ना, उसके अलावा मेज, आपकी बुक में सॉरगम दिया हुआ है, और ग्रासेस दिया हुआ है। ये सब ग्रास फैमिली के हैं ना, ऑल बिलोंग्स टू सेम फैमिली, ग्रास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हालांकि ग्रास फैमिली में वीट भी है, राइस भी है, बट दीज आर नॉट C4 प्लांट है ना। शुगर केन है, मेज है, सॉरगम है, और ग्रासेस है ना, ये सब इसमें आएंगी। फ्यू डाइकॉट्स भी हैं। डाइकॉट्स एनसीईआरटी में नहीं है। पूछ लिया जाता है कि एक डाइकॉट जो C4 प्लांट हो, तो उसमें चीनोपोडियम, चीनोपोडियम बथुआ को कहते हैं, चीनो, CHENO, चीनोपोडियम, और एमेरेंथस, एमेरेंथस चौलाई को कहते हैं। दोनों लीफी वेजिटेबल्स हैं। अगर आप बथुआ और चौलाई समझते हैं तो वो, नहीं तो चीनोपोडियम और एमेरेंथस है ना। सॉरगम भी जीनस है। तो शुगर केन, मेज, सॉरगम, ग्रासेस, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हो गए। और डाइकॉट हैविंग C4 साइकिल, तो उसमें चीनोपोडियम और एमेरेंथस, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब इन प्लांट्स की स्पेशल प्रॉपर्टी है। इन प्लांट्स में स्पेशल चीज क्या है? इन प्लांट्स में जो स्पेशल चीज आएगी दैट इज क्रैंच एनाटॉमी। आपको मैंने लीफ की एनाटॉमी पढ़ाया था सेकंड फेज मॉर्फोलॉजी के बाद। तो जो जहां पे डाइकॉट की लीफ का स्ट्रक्चर बना था, वहां पे ये था कि जो 2 एपिडर्मिस के बीच में सेल्स हैं, दोज आर मीजोफिल सेल्स। उनमें से कुछ पैलिसेड है, कुछ स्पॉन्जी पैरेन्काइमा था। सेंटर में जाइलम फ्लोएम था। जाइलम फ्लोएम को सराउंड करते हुए एक और आपने सेल्स की लेयर पड़ी थी, दैट इज बंडल शीथ सेल्स। तो जिनमें मीजोफिल और बंडल शीथ सेल्स दोनों होती हैं, वो सब C4 प्लांट है। अब चाहे वो डाइकॉट का हो या चाहे वो मोनोकॉट का हो, बंडल शीथ सेल्स का एडिशनल होना उनको C4 बनाता है। अगर बंडल शीथ सेल्स नहीं है तो C3, और अगर बंडल शीथ सेल्स हैं तो उसके हिसाब से C4। मीजोफिल सेल तो सब जगह होती हैं, तो वो तो C3 में भी होंगी और C4 में भी होंगी। तो इसको हम बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ एनाटॉमी है इनके अंदर। तो डाइकॉट के अंदर डाइकॉट हो या मोनोकॉट हो, हम बात C4 की कर रहे हैं, है ना। स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी in C4 plants.
ये लीफ एनाटॉमी स्पेशल टाइप की क्या है, इसको हम बोलते हैं क्रंच एनाटॉमी, है ना। बहुत दिन हो गए, अगर आपको एनाटॉमी का कुछ लाइंस याद हो दिमाग में, तब आपको मैंने बताया था कि C3 C4 का क्राइटेरिया कभी आप फोटोसिंथेसिस में पढ़ोगे कि बंडल शीथ सेल्स, क्योंकि बुक में एनाटॉमी में क्या है, बंडल शीथ सेल्स को बना रखा है डाइकॉट की लीफ में और मोनोकॉट की लीफ में नहीं बनाया, जबकि यहाँ फैक्ट क्या पढ़ रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट के अंदर बंडल शीथ सेल्स होना चाहिए और डाइकॉट में नहीं होना चाहिए, जो यहाँ के हिसाब से सही है। बस आप वहां पे उल्टा बना हुआ है तो ये मान लीजिए कि मे बी कि वहां पे डाइकॉट की लीफ ऐसी हो और जो मोनोकॉट की लीफ ड्रॉ की गई है वो ऐसी ना हो। तो मोनोकॉट जो इसमें नहीं लिखे हुए हैं इसका मतलब उनमें बंडल शीथ सेल्स नहीं होंगी, और डाइकॉट जो इसमें लिखे हुए हैं इसका मतलब इनमें बंडल शीथ सेल्स हैं। तो याद ये रखना है कि इसीलिए पहले आपको लिखा कि C4 प्लांट के एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, देन दे आर मोस्टली मोनोकॉट बिलोंग टू ग्रास फैमिली, एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं बुक में। और कुछ डाइकॉट भी हैं जो हैं C4 प्लांट है जो सिंथेसिस करते हैं C4 साइकिल के थ्रू, तो वो भी याद रखना है। अब इसके सर इनके अलावा अगर कोई और मोनोकॉट दिया और ये ऑप्शन में ना हो तो फिर वही टिक कर देंगे ना। है तो बहुत सारे, फिर आपकी एक लिमिट भी तो है ना कि आपको इन्हीं में से मिल जाएगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। मैंने आपको 2 नाम एक्स्ट्रा लिखा है ना, अब होने को तो डाइकॉट के अंदर और भी है और मोनोकॉट के अंदर भी और है, बट आपको क्या करना है, इतने याद कर लीजिए, यही बहुत है। क्वेश्चन आपके लेवल से आएगा, क्वेश्चन पीजी लेवल से नहीं आएगा कि एमएससी से उठा के कुछ पूछ लिया कि सारे डाइकॉट बताओ कौन से C4 है, सारे मोनोकॉट बताओ जो C4 ना हो। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, जो लिखे हैं इन्हीं में से मिलाएगा आपको, है ना, आपका आंसर इनसे सॉल्व हो जाएगा, है। सो क्रंच एनाटॉमी का मतलब ये हुआ कि जैसे आप एक लीफ बनाते हैं तो लीफ के चारों तरफ, है ना, आपको यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स नजर आएंगे, और वो वेस्कुलर बंडल किन सेल्स के अंदर है, वो जो सेल्स है वो क्या कहलाती है, बंडल शीथ सेल्स कहलाती है। इन बंडल शीथ सेल्स की स्पेशल प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी पे भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे अगर यहाँ पे लीफ तो नहीं बना सकता मैं, बट मान लीजिए कि ये लीफ है, लीफ की ये अपर एपिडर्मिस हो गई, ये लीफ की लोअर एपिडर्मिस हो गई, सेंटर में आप कहीं जाइलम एंड फ्लोएम बनाओगे, तो यहाँ पे मेन चीज क्या है कि यहाँ पे आपको कुछ सेल्स ऐसी मिलेंगी जो जाइलम फ्लोएम को सराउंड करती हैं, ऐसे मान लीजिए। और एक लेयर में वो जरूरी नहीं है, मल्टीपल लेयर हो सकती है, 1 to many लेयर में हो सकती है ये। तो ये सेल्स कौन सी हैं, ये बंडल शीथ सेल्स हैं, है ना, 1 to many लेयर। और जो नॉर्मल मीजोफिल सेल है ये एपिडर्मिस, अब आप पूरा बना ही रहे हैं तो कुछ भी इमेजिन कर लीजिए, ये एपिडर्मिस है, हालांकि इसमें स्टोमेटा भी होंगे, नहीं बनाए मैंने। अब यहाँ जो सेल्स आएंगी वो एज यूजुअल वो मीजोफिल सेल्स है, जैसे भी आप बनाते थे, पैलिसेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, लाइक दिस, कुछ भी बना लीजिए, है ना। तो यहाँ जो सेल्स आएंगी दीज आर मीजोफिल सेल्स। तो इनमें मीजोफिल सेल के अलावा इंपॉर्टेंट क्या है, इनमें बंडल शीथ सेल्स हैं। क्रेंस का मतलब होता है क्राउन, रिथ, एक सर्किल के जैसा। तो क्योंकि यहाँ पे बंडल शीथ सेल्स जाइलम फ्लोएम यानी वेस्कुलर बंडल के ऊपर, ये वेस्कुलर बंडल हो गया, तो वेस्कुलर बंडल के ऊपर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में, एक क्राउन लाइक मैनर में, सो दैट्स व्हाई नाम दे दिया गया क्रेंच एनाटॉमी, है ना। तो जहां भी आपको बंडल शीथ सेल्स नजर आए वहां पे वो प्लांट कैसा होगा, C4 प्लांट होगा, फिक्स है। अगर बंडल शीथ सेल्स नहीं है तो फिर वो C3 होगा। और क्या इंपॉर्टेंट है इन प्लांट्स के अंदर, उनकी बात करते हैं। कर दो टर्न से, नो सर, एक मिनट। लो। हो गया सर। सर ये ग्रास फैमिली मोनोकॉट्स के तीनों एग्जांपल्स के लिए या सिर्फ ग्रासेस के लिए ही है? नहीं, ग्रास फैमिली में ये सारे ही हैं, शुगर केन, मेज, सॉर्गम, ग्रासेस, सब ग्रास फैमिली में ही आते हैं। ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको कि ऐसी कौन सी फैमिली है जिसमें मोस्टली मोनोकॉट, जिसमें मोस्टली C4 प्लांट्स है, तो उसका आंसर भी ग्रास फैमिली लिखा होगा। ये सब ग्रास फैमिली के ही है, शुगर केन भी ग्रास है, मेज भी ग्रास है, सॉर्गम
सॉर्गम वल्गेर, हॉर्डियम वल्गेर। सॉर्गम किसको कहते हैं? जौ को कहते हैं शायद, है ना? जौ, ओट्स जानते होंगे आप, है ना? ओट्स इज अवीना सटाइवा। तो ये सब इसी फैमिली के हैं, बस व्हीट और राइस नहीं है। मतलब व्हीट और राइस इस फैमिली के हैं, बट दे आर नॉट C4, दे आर C3। ठीक है। क्रेन्स एनाटॉमी के अलावा इन प्लांट्स के अंदर क्या खास बात है, उन पे चलते हैं, और इनकी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो C4 प्लांट्स में आएंगी, वो ये। सबसे पहले ये है कि ये ग्रासेस मोस्टली जीरोफाइट्स होती हैं। ये लाइन भी आपने पहले कहीं पढ़ी होगी। ग्रासेस मोस्टली कैसे होते हैं? जीरोफिटिक होते हैं। जीरोफिटिक का मतलब है जो ड्राई हैबिटेट में रहते होंगे। तो C4 प्लांट्स मोस्टली क्या हुए? दे आर अडॉप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल बेल्ट आप जानते हैं ज्योग्राफी के हिसाब से, और ड्राई जहाँ पे रेनफॉल वगैरह या ह्यूमिडिटी कम होती होगी, लाइक राजस्थान या गुजरात का जो थोड़ा सा एरिया है, वो ड्राई ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, वहां पे ऐसे प्लांट आपको कॉमनली मिलेंगे। सो दे आर अडॉप्टेड टू ADA, दे आर अडॉप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन। इसके अलावा क्योंकि ये ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में है तो वहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा, सो दे टॉलरेट हाई टेम्परेचर, टॉलरेट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेंगे तो इसका मतलब है टेम्परेचर और लाइट की इंटेंसिटी हम दोनों एक साथ कोरिलेट कर लेते हैं। जहां पे तेज धूप होती है वहीं पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। जैसे समर में आपको लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा मिलती है, सो दे टॉलरेट टू हाई टेम्परेचर एंड हाई लाइट इंटेंसिटी। लाइट की इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी और टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, इन जगहों पे ये टॉलरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हम एक प्रोसेस पढ़ेंगे, फोटो रेस्पिरेशन। थोड़ी आधे घंटे में पहुंच जाएंगे वहां तक। उस वो प्रोसेस C4 प्लांट के अंदर नहीं होता है ना। दे लैक फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन C4 में नहीं होता। क्यों नहीं होता वो हम हाफ एन आवर तक पहुंच जाएंगे, बट याद रखिए कि इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। फोटो रेस्पिरेशन की वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट कम होता है। अगर इनमें नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? इनमें ग्रेटर प्रोडक्टिविटी होगी, ग्रेटर बायोमास प्रोडक्टिविटी, इनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। C4 प्लांट्स आर बेटर प्रोडक्टिव एज कंपेयर टू C3। तो उसका रीजन कभी पूछा जाए तो आंसर आएगा दे लैक फोटोसिंथेसिस, है ना? ये फोटो रेस्पिरेशन, सॉरी। सो दे लैक फोटो रेस्पिरेशन। सर ये ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज नहीं करेंगे? फिर से बोलो। सर ये ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे, इसका ये मतलब है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रोडक्टिविटी इनकी कैसे हाई होगी? प्रोडक्टिविटी का मतलब है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से जो बनता है वो प्रोडक्टिविटी है। अब फोटो रेस्पिरेशन की वजह से, फोटो रेस्पिरेशन हाफ एन आवर के बाद आप पढ़ोगे, फोटो रेस्पिरेशन की वजह से प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो अगर किसी प्रोसेस, किसी प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन का ऑप्शन क्लोज कर दिया जाए तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी ना। ये फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज करता है। अब क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है, इसलिए प्रोडक्टिविटी यानी फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा हो गया, ओके सर। है ना? और फोटो रेस्पिरेशन क्या है वो हम आधे घंटे में पहुंच जाएंगे वहां तक। अभी आप सिर्फ लिख लीजिए एक पॉइंट। इसके अलावा इनमें डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होते हैं। डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्लोरोप्लास्ट की दो मॉर्फोलॉजी है ना। अब क्लोरोप्लास्ट की मॉर्फोलॉजी कैसे चेंज होगी? क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम तो आपको इसी चैप्टर में पढ़ाया मैंने, है ना। होता क्या है, कुछ क्लोरोप्लास्ट तो ऐसे होते हैं जिनमें ग्रेना बनता है, उन्हें बोलते हैं ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। जैसे आपको ड्रॉ करके दिखाया था फोटोसिंथेटिक एपरेटस में, उसमें आपने क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टैक ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन यानी ग्रेना बनाया हुआ है। सो जिनमें ग्रेना होता है वो कहलाते हैं ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। ये कहाँ होते हैं? ये होते हैं मीजोफिल सेल के अंदर। मीजोफिल सेल के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो कैसे हैं? इन मीजोफिल सेल्स वो ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट हैं। और दूसरे कौन से हैं? ए ग्रेनल, जिनके अंदर ग्रेना नहीं होगा। अब ग्रेना नहीं हो तो क्या होगा? फिर केवल स्ट्रोमल लैमेली होगी, बिकॉज फोटोसिंथेसिस लैमेली या थैलेकॉइड मेम्ब्रेन तो ग्रेना में भी थी और ग्रेना को कनेक्ट करने वाला स्ट्रोमा भी था। अब ग्रेना अगर है ही नहीं तो यहाँ पे क्या होगा? केवल स्ट्रोमल लैमेली होगा। ये कौन से होते हैं?
ये बंडल शीथ सेल्स वाले, इन बंडल शीथ सेल्स। पर मतलब जो थाइलाकॉइड होंगे वो अलग अलग होंगे ना, स्टैक्ड नहीं होंगे। हाँ यस, सब अलग अलग होंगी, सिंगल सिंगल, दे आर नॉट स्टैक लाइक मैनर, अरेंज इन ए स्टैक लाइक मैनर। यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि बंडल शीथ सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनका नंबर ज्यादा होता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो बंडल शीथ सेल्स हैं उनके अंदर अगर हम बात करें तो दे हैव मैनी क्लोरोप्लास्ट, इनमें क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है इन बंडल शीथ सेल्स। इसके अलावा इनकी जो वॉल है वो थिक है। ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। थिक वॉल इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज, इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज। इन क्लोरोप्लास्ट में गैसियस एक्सचेंज नहीं हो सकता और कॉम्पैक्टली अरेंज है विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। बंडल शीथ सेल्स के अंदर स्पेस नहीं आएगा। बंडल शीथ सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो बहुत सारे हैं। बंडल शीथ सेल्स की जो वॉल होती है दैट इज इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज। तो ये भी प्रॉपर्टी C4 प्लांट में जो बंडल शीथ सेल्स हैं स्पेशली उनके लिए, मतलब यहां से कंपैरिजन अगर हम देखें कि मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट ग्रेना वाले हैं, बंडल शीथ के ए ग्रेना वाले, विदाउट ग्रेना वाले। अब बंडल शीथ सेल्स के अंदर अगर क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है तो इसका मतलब मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट कम हो जाएंगे। इसके अलावा बंडल शीथ सेल्स की जो वॉल है दैट इज इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज और उसमें सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज है, इसलिए कोई स्पेस भी नहीं है, सो दैट इज विदाउट स्पेस। तो ये सर C4 वैसे प्लांट्स की जो प्रॉपर्टी। मीजोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट होंगे उसमें ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट को कनेक्ट करते हुए ए ग्रेनल भी तो होंगे ही ना बीच में। हाँ हाँ वो बिल्कुल होंगे, बिल्कुल वो नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट है जैसे ड्रॉ किया था। यस सर, तो फिर डाइमॉर्फिक हम इसी कंडीशन को क्यों बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग सेल्स में है इसलिए। बस डायमॉर्फिक इसलिए कि एक में ग्रेना है और एक में ग्रेना नहीं है, क्योंकि जो सिंगल मेम्ब्रेन के जैसे स्ट्रक्चर है वो तो अगर आप पूरा क्लोरोप्लास्ट का इवोल्यूशन समझो कि एक सिंगल सेल जब कभी बैक्टीरिया था तब भी वो एक सिंगल क्रोमेटोफोर था, फिर यूग्लिना में भी एक सिंगल लेयर का ही क्रोमेटोफोर है, फिर उसके बाद एल्गी में क्लोरोप्लास्ट का नंबर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। तो एक जैसे क्लामाइडोमोनास में एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है एक सेल के अंदर, और फिर नॉर्मली मेसोफिल सेल के अंदर 50 क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट का नंबर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसका स्ट्रक्चर भी मॉडिफाई हो रहा है। और मॉडिफिकेशन सिर्फ इसी सेंस में होता है कि थैलेकॉइड मेम्ब्रेन जो अकेली थी वो स्टैक की फॉर्म में आ जाए, दैट्स वाई ग्रेना बन जाए। तो हमने मान लिया कि जिनमें ग्रेना बन गया वो ग्रेनल, और जिनमें ग्रेना नहीं बना, जिनमें स्टैक नहीं है, वो ए ग्रेनल। तो एक ही प्लांट जिसमें दोनों टाइप के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो, ये C4 प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ये तो मतलब एक तरीके से ओके सर। थ्योरेटिकल चीजें हैं कि अगर आप क्लोरोप्लास्ट का भी इवोल्यूशन पढ़ो कि एक बैक्टीरिया के क्रोमेटोफोर से एक हायर प्लांट के क्लोरोप्लास्ट बनने तक क्या क्या चेंजेस हुए, तो उसमें ये बात आ जाएगी कि ग्रेना का होना एक रिमार्केबल फीचर है, स्टैक ऑफ ए मेम्ब्रेन होना एक रिमार्केबल फीचर है। तो है तो ग्रेना, नहीं है तो फिर एक ग्रेना। सर हाँ सर अगर बंडल शीट में गैसेस एक्सचेंज हो ही नहीं पाएगा तो फिर ये फिर फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाएगा। बंडल शीट्स के अंदर तो हमें करना ही नहीं, अभी हम बनाते हैं, देखते हैं इसके बंडल शीट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज नहीं होता, गैसेस एक्सचेंज मेसोफिल सेल करके देंगी, इसीलिए तो फिर सर ये कोऑपरेटिव है। फोटोसिंथेसिस होगी नहीं। हाँ तो फिर सर इनमें तो फिर फोटोसिंथेसिस होगी नहीं। क्यों नहीं होगी, दोनों सेल को मिला के हो जाएगी। अगर काम डिवाइड कर दिए जाएंगे तो क्या दिक्कत है, मेसोफिल सेल तो गैसियस एक्सचेंज कर सकती है। यस सर, हाँ, पर बंडल बंडल शीट नहीं कर सकती मतलब। वो नहीं लिखा हुआ है, बंडल शीट नहीं करेगी। मतलब सर बंडल शीट फिर फोटोसिंथेसिस भी तो नहीं कर सकती जब वो गैसेस एक्सचेंज ही नहीं हो रहा तो। बेटा अलग अलग लेने ही क्यों है, अगर मान लीजिए ये कहा जाए कि एक घर में 2 किचन है और दोनों में मिलके खाना बन रहा है, तो आप इस बात पे क्यों फोकस कर रहे हैं कि एक किचन में तो खाना नहीं बन रहा। इंपॉर्टेंट है कि एक घर में 2 किचन है और वो घर में खाना बन रहा है, दोनों किचन को यूज करके बने
या एक ही किचन होती और एक बार हो जाता। कोऑपरेटिव होने का मतलब तो यही हुआ ना कि दोनों इन्वॉल्व करके डार्क रिएक्शन कर रहे हैं, तो अगर आधा आप कंसिडर करोगे तो वैसे ही डार्क रिएक्शन नहीं होगी। यस डार्क सर। रिएक्शन से ही तो फोटोसिंथेसिस हो रही है। अगर मैं कह रहा हूं कि दोनों सेल को मिला के फोटोसिंथेसिस होगी, तो इसका मतलब ये तो ऑब्वियस है कि अगर आपने एक सेल लिया तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। लेकिन एक लोगे ही क्यों? नेचर ने दो दी हुई है, दोनों को मिला के कोई रिएक्शन होने वाली है, तो उसमें आप एक क्यों कंसिडर करेंगे? दोनों ही कंसिडर करेंगे। ऐसा कोई पैरामीटर थोड़ा है कि हम चाह के मतलब बाई एक्सपेरिमेंट ये कहें कि मैं ग्रासेस में से बंडल शीट सेल्स को काट के अलग कर दूं, अब क्या होगा? तो अब ग्रासेस से बंडल शीट सेल्स काट के अलग कैसे करोगे? कर दोगे तो सेल ही मर्ज खत्म हो जाएगी, फिर प्लांट नहीं बचेगा, तो फोटोसिंथेसिस तो वैसे नहीं होगी। दोनों मिला के ये काम करते हैं। ये इसीलिए तो है कि एक एक्सचेंज नहीं कर सकती तो दूसरा कर लेगी। और अभी आप पढ़ोगे कि दूसरा कर लेगी तो यानी कि CO2 का फिक्सेशन पहले मेसोफिल सेल में होगा, बाद में बंडल शीट सेल में होगा। और कैसे होगा वो भी आपको समझाई दूंगा। यस सर, आ गया। ठीक है, अब देखो मैं ये नीचे स्पेस छोड़ दो, यहाँ पे साइकिल नहीं आएगा, मैं फ्रेश पेज पे ड्रॉ कर देता हूँ, वहां कुछ और नोट कर लेंगे। हमारे पास दो सेल है, कैसे भी डायग्राम बना लीजिए, जरूरी नहीं कि आप बुक का ही डायग्राम बनाए। ये हमारा एक मेसोफिल सेल हो गया और ये हमारा एक बंडल शीट सेल हो गया। दिस इज मेसोफिल, दिस वन इज बंडल शीट सेल। अब मेसोफिल सेल तो गैसियस एक्सचेंज कर सकती हैं। जैसे आप ये डायग्राम कंसिडर करो, लाइक हमने ये बनाया था, तो यहाँ पे अगर स्टोमेटा होता तो स्टोमेटा से जब कार्बन डाइऑक्साइड आएगी तो पहले कांटेक्ट में क्या आएगा? मेसोफिल सेल। तो इसका मतलब जैसे ही स्टोमेटा जब खुलेगा तो सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर की CO2 है वो एंटर करेगी। एटमॉस्फेरिक CO2 एंटर करने के बाद क्या होगा? यहाँ पे नाम CO2 जब डिसॉल्व स्टेट में होगी तो यहाँ पे बुक में लिख दिया गया कि बाई कार्बोनेट आयन HCO3। HCO3 इज बेसिकली डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 जब मेसोफिल सेल के अंदर जाएगी तो वहां पे HCO3 लिख दिया गया। एक ही बात है, आप CO2 लिख लो, HCO3 लिख लो, मैटर नहीं करता। अब इस CO2 का जो एक्सेप्टर है वो क्या है? PEP। ये 3 कार्बन का एक कंपाउंड है, फास्फोइनॉल पायरुवेट, फुल फॉर्म बाद में लिख लेंगे। तो बाई कार्बोनेट यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से आई, क्योंकि ये गैसियस एक्सचेंज कर सकती है मेसोफिल सेल, बंडल शीट सेल्स नहीं कर सकती। इनकी वॉल जो है वो थिक है, इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज है, तो यहाँ गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। लेकिन मेसोफिल सेल की वॉल में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गैसियस एक्सचेंज कर सकती है। सो दैट्स वाई PEP से कंबाइन करेगा। PEP से कंबाइन करेगा तो यहाँ पे एंजाइम क्या है और बनेगा क्या? एंजाइम यहाँ पे यूज किया जाता है पेपकेज, PEPCASE। यहाँ रुबिस्को नहीं है। जैसे आपने इससे पहले C3 साइकिल अगर परसों पढ़ा था याद हो, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड RUBP से कंबाइन करता है। CO2 5 कार्बन की कंपाउंड यानी RUBP से कंबाइन करेगा और 6 कार्बन हो जाएंगे, तो फिर हमने PGA बनाया, फास्फोग्लिसरेट। यहाँ पे कार्बन 3 कार्बन के कंपाउंड से कंबाइन कर रहा है, फास्फोइनॉल पायरुवेट। 1 कार्बन और 3 कार्बन मिलकर 4 कार्बन बन गए, तो यहाँ पे बनेगा 4 कार्बन का एसिड। 4 कार्बन का एसिड जो बनता है वो पहला कौन सा है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, OAA। वो एंजाइम कौन सी है? एंजाइम PEPCASE, पेपकेज कहते हैं। इतना ही लिख लीजिए फिलहाल के लिए। तो यहाँ क्या बन गया? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन गया। आपकी बुक में यहाँ पे लिखा है कि ये 4 कार्बन का एसिड है तो C4 एसिड कहलाएगा। तो NCERT में यहाँ पे C4 एसिड लिखा। स्टेप का नाम सेम है कि CO2 यहाँ पे फिक्स हो गई, तो इसको नाम दे दिया गया फिक्सेशन। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हुआ। किसने किया? पेपकेज एंजाइम ने। और एक्सेप्टर क्या था? PEP। और प्रोडक्ट क्या बना? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो 4 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है। अब इसके बाद क्या होगा? ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड चेंज होगा मैलिक एसिड में, MA। और फिर ये मैलिक एसिड क्या करेगा? ये मेसोफिल सेल से निकल के कहाँ आ जाएगा? ये मेसोफिल सेल से निकल के आ गया बंडल शीट सेल्स के अंदर। मैलिक एसिड 4 कार्बन का कंपाउंड। तो मैलिक एसिड की फॉर्म में यहाँ पे क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट हो गया, है ना। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? दिस इज ट्रांसपोर्ट। कि एक सेल से निकल के दूसरे सेल के अंदर आ गया तो क्या कहा जाएगा? ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मैलिक एसिड को ट्रांसपोर्ट करके मेसोफिल सेल से निकाल के बंडल शीट सेल में भेज दिया गया। यहाँ फिक्सेशन हो गया था।
बना 4 कार्बन का कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, है ना। अब ये मैलिक एसिड क्या करेगा, ये मैलिक एसिड जो है वो डी कार्बोक्सिलेशन, मैलिक एसिड 4 कार्बन का है, इससे हम क्या करेंगे, इससे हम एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देंगे। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दोगे तो बनेगा क्या, 3 कार्बन का एसिड बनेगा पायरुविक एसिड, और यहां से एक CO2 जो है वो रिमूव हो गई। ये 4 कार्बन का है, इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया तो 3 कार्बन का क्या बचा, पायरुविक एसिड Pa। यहाँ पे CO2 रिमूव हो गई तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो गया तो क्या कहलाएगा, डी कार्बोक्सिलेशन। अब ये जो पायरुविक एसिड बना है ये वापस निकल के आएगा यहाँ पे, फिर ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट मैलिक एसिड का हुआ और यहाँ से पायरुविक एसिड का हुआ, तो फिर ये पायरुविक एसिड यहाँ आ गया 3 कार्बन का, और 3 कार्बन का पायरुविक एसिड फिर से इसमें चेंज हो जाएगा फास्फोइनॉल पायरुवेट में। ये पायरुविक एसिड है, यहाँ कोई फॉस्फेट नहीं है, यहाँ फास्फोइनॉल पायरुवेट है तो यहाँ फॉस्फेट होगी। यहाँ पे जो एंजाइम आएगा या जो रिएक्शन होगी उसमें एटीपी खर्च होगा एक्स्ट्रा, बट एटीपी से एडीपी नहीं बनेगा, यहाँ पे डायरेक्टली बनता है एएमपी मोनोफॉस्फेट। तो ये याद रखना है कि यहाँ पे एडीपी ना बन के एएमपी बनेगा डायरेक्टली। तो इस अब यहाँ पे पीए से क्या हुआ, ये पीईपी दोबारा बन गया, इसका मतलब ये हो गया रीजनरेशन, तो यहां लिख दिया गया कि ये रीजनरेशन है। जैसे वहां रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी था, यहाँ पे रीजनरेशन ऑफ पीईपी है, फास्फोइनॉल पायरुवेट। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड बंडल शीट सेल्स के अंदर छोड़ी गई, इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाएगा, यहाँ पे सेम C3 साइकिल होगी, लाइक यहाँ पे रुबिस्को आरयूबीपी है, आरयूबीपी कितना है 5 कार्बन का है, आरयूबीपी CO2 से कंबाइन करेगा, एंजाइम यहाँ पे रुबिस्को होगा, कंबाइन करके यहाँ बनेगा PGA, PGA से रिडक्शन के बाद आप बनाओगे PGAL, PGAL से रीजनरेशन के बाद RUBP, बीच में आप यहाँ पे बना दोगे हेक्सोस शुगर, 6 कार्बन की शुगर आपकी बनके तैयार हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड C3 साइकिल। एज यूजुअल C3 साइकिल के लिए जो चाहिए था वो सब कुछ बंडल सी सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, तो ये तो पूरा का पूरा C3 है। C3 भी CO2 से शुरू किया था, यहाँ भी हमने CO2 से शुरू किया, लेकिन इसके अलावा जितनी रिएक्शन है ये C4 की अलग से रिएक्शन है। तो बंडल सी सेल्स के अंदर C3 हो जाएगी, C4 प्लांट में बंडल सी सेल्स के अंदर C3 हो जाएगी। द ओनली डिफरेंस इज कि ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर वाली नहीं थी, क्योंकि बंडल सी सेल्स डायरेक्टली गैस एक्सचेंज नहीं कर सकती। ये वो CO2 है जो मैलिक एसिड के डी कार्बोक्सिलेशन से जनरेट हुई। दिस इज कॉल्ड इंटरनल CO2, दिस विल बी एक्सटर्नल CO2। जो एटमॉस्फेयर में है वो एक्सटर्नल CO2 है, जो सेल के अंदर बनी है बाय द प्रोडक्ट ऑफ ए रिएक्शन वो है इंटरनल। लेकिन फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि एक्सटर्नल है या इंटरनल, इंपॉर्टेंट है कि CO2 यहाँ पे C3 साइकिल के थ्रू ग्लूकोज की जो सिंथेसिस होनी चाहिए वो यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे आएगा ये पूरा। सर वो AMP लिखा आपने? हाँ AMP है यहाँ पे, ADP ना होके AMP है ये। यहाँ पे जो एंजाइम आएगा वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे PPDK, इन सब की फुल फॉर्म अभी लिख दूंगा आपको मैं। बन गया? यस सर। यस सर। लिख लीजिए, वो पेज खाली था वहीं पे लिख देता हूँ सारी चीजें। यहाँ पे डिनोशंस पूरा कर लीजिए। सर यहाँ पे जो ATP यूज हो रहा है वो हम ATP यूज करते हैं तो PEP बनाने में वापस। हाँ PEP बनाने के लिए, जैसे वहां रीजनरेशन RUBP का किया था, वहां भी ATP यूज किया था, बट वहां ATP से ADP बना था, यहाँ पे ATP से डायरेक्टली AMP बनेगा, है ना। डिनोशंस में क्या था, फास्फोइनॉल, हाँ सर AMP क्या है? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। फास्फोइनॉल पायरुवेट, ये 3 कार्बन का कंपाउंड था जिसने CO2 को एक्सेप्ट किया। फिर आपने एंजाइम लिखा था पेपकेज, ये है फास्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। केज का मतलब कार्बोक्सिलेज है, PEP फास्फोइनॉल पायरुवेट है।
फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना 4 कार्बन का, है ना, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये 4 कार्बन का एसिड था, है ना। Ma इज द मैलिक एसिड, ये भी 4 कार्बन का है। इनको आपकी बुक में लिखा गया है C4 एसिड, मतलब 4 कार्बन के ये एसिड है। फिर जो Pa था पायरुविक एसिड, वो 3 कार्बन का है। ये हो गया C3 एसिड, बुक में C3 एसिड करके लिखा हुआ है। और जो एंजाइम लिखा है PPDK, वो क्या है, फास्फोइनॉल पायरुवेट डाइकाइनेज, DK का मतलब डाइकाइनेज, है ना, जो रिएक्शन कैटालाइज कर रहा है ATP से डायरेक्टली AMP। ATP से ADP बनता है तो काइनेज होता है, ATP से AMP बनता है तो डाइकाइनेज होता है ना। बस, और तो कोई डिनोशन थे नहीं, जो जितने लिखने थे वो यही सब थे। हो गया बेटा? यस सर। हाँ सर, करो, हो गया सर। हो गया, ठीक है। अब अगर यहाँ आपसे कहा जाए कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इस पूरे C4 पाथवे से बनाना है, देन टोटल NAD और NADPH2 कितने, टोटल ATP और NADPH2 कितने चाहिए? सर 6। सर 2 चाहिए। 2 चाहिए? 2 कैसे चाहिए बेटा? एक ग्लूकोज के लिए? हाँ, एक हेक्सोज बनना है पूरे इस पाथवे से, तो मुझे कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जैसे हमने पहले कैलकुलेशन की थी ना, फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1। ATP। अच्छा देखो, मैं हिंट कर देता हूँ, कुछ आपको समझ में आए तो। हेक्सोज का एक मॉलिक्यूल अगर C3 साइकिल से आप बनाओगे तो ये साइकिल तो 6 बार होगी, आपने C3 साइकिल पढ़ी है ना। आपको हेक्सोज 6 कार्बन की शुगर चाहिए, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए होंगे ना, बिना उसके कैसे बना लोगे आप? ये तो पढ़ा था ना आपने पहले। सर 24 ATP। हाँ, अब ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में कोई ना कोई आंसर तो आएगा। इसका मतलब 6 बार तो ये साइकिल होगी। अगर हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जैसा आपने लिखा था 6 RUBP थे, 6 CO2 था, तो यहाँ पे आपके 12 PGA बने थे, यहाँ पे 12 PGAL थे, यहाँ 1 हेक्सोज था और 10 से रीजनरेट करके ये साइकिल तो पूरी आपने डिटेल में बना रखी है। अब अगर 6 CO2 आपको यहाँ चाहिए, तो यानी कि मैलिक एसिड भी 6 चाहिए, यानी कि पायरुविक एसिड भी 6 ही बनेंगे। फिर मैलिक एसिड 6 यहाँ भी बने होंगे, पायरुविक एसिड 6 यहाँ भी होंगे। 6 पायरुविक एसिड से आप 6 फास्फोइनॉल पायरुवेट बनाओगे, यहाँ पे 6 ऑक्जेलोएस्टिक एसिड होंगे, यहाँ पे 6 CO2 होंगी, यहाँ पे भी 6 होंगी। भाई ये भी तो 6 बार होगी, तभी तो यहाँ पे 6 CO2 आ पाएंगे, और 6 CO2 जब आएंगे तभी तो 1 ग्लूकोज बना पाओगे। लेकिन इस पूरी जगह पे अगर कहा जाए कि ATP और NADPH2 कहाँ थे, C3 साइकिल का तो आपको याद ही होगा, 18 ATP और 12 NADPH। यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने के लिए 12 ATP और NADPH2, और यहाँ पे रीजनरेशन में आपने 6 ATP यूज किए थे। तो ये आंसर तो फिक्स है कि 6 टर्न अगर C3 साइकिल के C4 के अंदर होंगे तो 18 ATP और 12 NADPH तो हो जाएगा। तो 18 और 12 आंसर तो C3 साइकिल का ही आ गया। एडिशनल क्या हुआ, इस जगह पे कहीं पे ATP लिखा हुआ, ये लिखा है। अगर 6 पायरुविक एसिड से आपने 6 फास्फोइनॉल पायरुवेट बनाए, तो यहाँ पे ATP आपको कितने चाहिए होंगे, 6। लेकिन 6 ATP से फिर 6 ADP बनने चाहिए थे, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ATP की जगह क्या बन रहा है, AMP बन रहा है। तो एक्चुअली ये 6 ना होके 12 कंसिडर किए जाते हैं, है ना। यहाँ पे 6 ATP से 6 AMP बनेंगे, लेकिन कैलकुलेशन में 24 नहीं आएगा। ये तो हो गया फिक्स, 18 + 12, यहाँ पे 6 और आपको समझ में आ रहे हैं,
तो आपने 24 एटीपी बोल दिया और NADPH2 तो केवल यहाँ रिड्यूसिंग पावर में चाहिए होगा, वो तो 12 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे 24 ना आंसर आके 30 आता है। 30 क्यों आता है? क्योंकि यहाँ से देख लो कि 30 क्यों आएगा, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। होता क्या है कि या तो आप एक एटीपी से एडीपी बना लो तो आपको X एनर्जी मिलेगी, मान लेते हैं कि जितनी एनर्जी चाहिए वो यहां से आ जाएगी, है ना। या फिर दूसरा क्या हो सकता है, एडीपी से एएमपी बना लो तो भी जो एनर्जी है वो X मिलेगी। यानी कि अगर मैं आपको इसको समराइज करके लिखूं तो एटीपी से एएमपी बनाने में हमें कितनी एनर्जी मिली, 2X, है ना, ऐसे। यस सर। ठीक, अगर मैं सीधे सीधे लिख देता कि मैं 2 एटीपी को यूज करके 2 एडीपी बना लूं तो मुझे एनर्जी कितनी मिलेगी, 2X। एक एटीपी से एडीपी में X मिलती है तो 2 एटीपी से 2 एडीपी में कितनी मिलेगी, 2X। तो अब बस फर्क क्या है यहाँ पे, यहाँ जो एंजाइम चाहिए वो होगा काइनेज, एटीपी से एडीपी बनाने वाला, और यहाँ जो एंजाइम आएगा एटीपी से एएमपी बनाने वाला वो क्या है, डाई काइनेज। तो अब ये सेल पे डिपेंड करता है कि अगर काइनेज एंजाइम हुआ, मान लीजिए एनर्जी सेल को केवल 2X चाहिए किसी भी रिएक्शन को आगे कैटेलाइज करने के लिए, फॉर एग्जांपल सेल को 2X एनर्जी की जरूरत है। अब सेल के पास ऑप्शन क्या है, सेल के पास ऑप्शन अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर उस सेल के पास काइनेज एंजाइम हुआ तो वो 2 एटीपी को खर्च करेगा, 2 एडीपी बनाएगा, 2X एनर्जी मिल जाएगी। अगर उस सेल के पास एंजाइम डाई काइनेज हुआ तो एक ही एटीपी से वो डायरेक्टली एएमपी बना देगा और 2X एनर्जी ले लेगा। तो कैलकुलेशन में क्योंकि हम हमेशा एटीपी से एडीपी बना रहे थे तो यहाँ पे हमने आंसर 18 और 12 जब लिखा तो उसमें 18 एटीपी से एडीपी बनाया, लेकिन यहाँ पे एटीपी से डायरेक्टली हम एएमपी बना रहे हैं। तो बेसिकली ये 6 मॉलिक्यूल की एनर्जी नहीं हुई, ये बेसिकली 12 मॉलिक्यूल की एनर्जी हुई। एंड दैट्स वाई फिर आंसर आता है 30 एटीपी एंड 12 NADPH कि अगर आपको एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है बाय दिस पर्टिकुलर पाथवे तो हमें उसमें टोटल एटीपी कितने चाहिए, 30। यहाँ पे तो फिक्स है 18 और 12 यहाँ पे आए, जबकि अपेरेंटली आपको 6 दिखाई दे रहे हैं। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे एटीपी से एडीपी ना बना के एटीपी से एएमपी बना दिया। एटीपी से एडीपी के 6 हो गए और एडीपी से एएमपी के 6 और हो गए, तो 12 ये हो गए और 18 ये हो गए, तो आंसर 30 आएगा। तो बस याद रख लीजिए, वैसे मैंने समझाने तो की सर कोशिश उधर की आपने आपको। 6 क्यों लिखा है, 12 क्यों नहीं लिखा? वो आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा ना, मैं यहाँ पे 12 लिख दूंगा, यहाँ 6 लिख दूंगा, तो फिर आपको लगेगा कि 6 से 12 कैसे बन गए। एनर्जी के सेंस में ये 12 के बराबर है ना। यस यहाँ सर। लिख लीजिए। सर जो हमने समझा वो तो एनर्जी के सेंस में था ना, एटीपी यूज तो वैसे 6 ही हो रहे हैं और एएमपी में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर आप कहीं पे यूज कैलकुलेशन लेते हैं तो ये भी देखेंगे ना कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। एनसीईआरटी में जहाँ पे C3 साइकिल दी है तो वहां ये भी लिखा है कि अगर 18 एटीपी यूज होंगे तो 18 एडीपी बनेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे आप क्या कहोगे, या तो ये बोलिए कि 18 एटीपी एडीपी वाले हैं और 6 एटीपी एएमपी वाले हैं, तो फिर ऐसे तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि दो दो ऑप्शंस कैसे दिए जाएंगे। या तो ये लिखा जाए कि 18 एटीपी प्लस 12 NADPH यूज हुए तो बने यहाँ पे 18 एडीपी और 12 NADP, और यहाँ पे 6 एटीपी यूज हुए और बन गए 6 AMP। अब सही है। पर अगर आप रैंडमली बोलते हैं कि सर एटीपी यूज कर रहे हैं और हम कंसिडर ये कर रहे हैं कि एडीपी ही बनेगा, तो एक्चुअली यहाँ पे एटीपी से एडीपी अगर कंसिडर करोगे तो या तो यहाँ पे, क्योंकि ये डाई काइनेज यहाँ पे एंजाइम होता है C4 प्लांट के मेसोफिल सेल्स के अंदर, दैट्स वाई ये दोनों रिएक्शन एक साथ कैटालाइज कर लेता है, एटीपी से एडीपी भी और एडीपी से एएमपी भी। तो बेसिकली एनर्जी के सेंस में ये 12 मॉलिक्यूल कंसिडर हुए, एक मॉलिक्यूल में 2 के बराबर एनर्जी है, तो 6 में बेसिकली 12 के बराबर है, तो 12 ये होंगे और फिर 18 और तो नीचे हैं ही। सर यानी ये वाली रिएक्शन भी हो सकती थी कि एटीपी से एडीपी बनते। यहाँ पे एंजाइम एक्चुअली होता ही डाई काइनेज है, तो ये होना तो यही है यहाँ पे रिएक्शन, है अच्छा ना। ठीक है। यहाँ पे अगर काइनेज होता तो ये नहीं होता, फिर यहाँ पे एडीपी होता और हम यहाँ पे 12 लिखते, फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज फ्रॉम C4 साइकिल। कितना चाहिए हमें, 30 ATP and 12 NADPH2 are required. बहुत कम इक्वेशन है, आगे आप 12th में एक जगह और पढ़ोगे, पूछा भी जाता है।
कि एटीपी से एएमपी कहाँ कहाँ बनता है। तो एक C4 साइकिल में है 11th में, और एक आप एक 12th में रिएक्शन पढ़ेंगे कहीं, तो उसमें भी आप यही पढ़ेंगे कि एटीपी से एएमपी आएगा, है ना। और फिर वहां पे भी वही डबल एनर्जी आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। है ना, 6 बार और ये सर साइकिल ऑपरेट होगी। C4 साइकिल में ये C3 बंडल शीट सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन शुगर में इसीलिए होती है क्योंकि आरयूबीपी मेसोफिल सेल्स में नहीं होता। हाँ, आरयूबीपी तो एक्चुअली दोनों जगह होता है, रुबिस्को यहाँ होता है ना। एंजाइम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। रुबिस्को यहाँ है, अच्छा यहाँ नहीं ठीक है। यहाँ पेपकेज है, यहाँ पेपकेज नहीं है। तो एक बार CO2 का फिक्सेशन पेपकेज ने किया ये, और एक बार CO2 का फिक्सेशन रुबिस्को ने किया ये। इसीलिए ये CO2 कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म था कि CO2 को कॉन्सेंट्रेट करने का पर्पज है कि 2 बार CO2 का फिक्सेशन होगा। फर्स्ट टाइम इन मेसोफिल सेल बाय यूजिंग द PEP एंड पेपकेज, सेकंड टाइम इन द बंडल शीट सेल्स यूजिंग द RUBP एंड रुबिस्को, है ना। यहाँ पे रुबिस्को नहीं है, यहाँ पेपकेज ही ये काम कर सकता है। यहाँ पे रुबिस्को है, पेपकेज नहीं है, तो ये काम कर सकता है। हो गया। यस सर। अब जैसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि C4 साइकिल के अंदर जो CO2 का फिक्सेशन है, ओवरऑल CO2 फिक्सेशन इन C4 साइकिल इज, और ऑप्शन दिए जाते हैं सेपरेटेड बाय टाइम, सेपरेटेड बाय स्पेस। 2 लाइन इंपॉर्टेंट है ये, इन दोनों में से आंसर क्या आएगा? सेपरेटेड बाय स्पेस। CO2 का फिक्सेशन जो C4 साइकिल में हो रहा है दैट इज सेपरेटेड बाय स्पेस। कुछ रिएक्शन मेसोफिल में हो रही हैं, कुछ बंडल शीट सेल्स में हो रही हैं, हो सेम टाइम पे रही है ना। ऐसा नहीं है कि ये सुबह होगी और ये शाम को होगी, लाइक ऐसा कुछ नहीं होता। ये सेपरेटेड बाय स्पेस है। सर ये हेक्सोल बनने के लिए C3 साइकिल होना तो जरूरी है ही ना। वो तो चाहिए चाहिए, इसीलिए तो लिखा था कि C3 सब जगह होती है। इट अकर्स इन ऑल द प्लांट्स। इवन अगर C4 भी होगा तो भी उसका C3 वाला सेक्शन तो उसमें आ ही गया, ये एडिशनल हो गया। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये C4 साइकिल हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट जो है वो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में भी मिल जाएगा। और 12th में एक जगह पे आप इसका सिर्फ नाम पढ़ेंगे। दैट थर्ड वन इज कॉल्ड कैम, C3 C4, और ये कहलाता है कैम पाथवे, CAM। कैम क्या है? कैम इज क्रेजुलेशियन, A stand for acid, M for metabolism, pathway। So इसको हम कैम पाथवे कहते हैं, है ना। इसको आप, ये रात में कंप्लीट होता है तो इसे बोला जाता है डार्क, और एसिड तो बनेंगे ही, डार्क एसिडिफिकेशन या डार्क CO2 फिक्सेशन। सब एक ही नाम है। मैंने आपको कहीं बताया था कि स्टोमेटा 2 टाइप के होते हैं। कुछ स्टोमेटा मोस्टली ऐसे होते हैं जो दिन में ओपन होते हैं और रात में क्लोज होते हैं, फोटो एक्टिव है। स्टोमेटा आपको मैंने पढ़ाया था एक बार एनाटॉमी में, जहाँ पे स्टोमेटा का स्ट्रक्चर था। फिर आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, वहां भी स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन होता है, वहां भी आपने कुछ पढ़ा। तो नॉर्मली स्टोमेटा कैसे होते हैं? दिन में ओपन होते हैं, रात में बंद हो जाते हैं। इन प्लांट्स में जो स्टोमेटा है वो रात में ओपन होते हैं। अगर स्टोमेटा नाइट में खुलेगा तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी रात में आएगी, इसीलिए ये डार्क वर्ड यहाँ यूज कर रहे हैं, है ना। फिक्स हो गया कि आएगी ही नाइट में, है ना। नॉर्मली आपने लिखा था कि डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट है या वो डार्क डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन अगर ये पाथवे हुआ तो ये तो होता ही डार्क में है, ये लाइट की प्रेजेंस में नहीं हो सकता, ये दिन में नहीं हो सकता, ये रात में ही होना है, फिक्स है ये। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये एडॉप्टिव पाथवे है ना, एडॉप्टेशन है, एडॉप्टिव पाथवे।
सर ये C3 और C4 भी तो डार्क में ही होते हैं ना, क्योंकि वो भी डार्क है। वो 24 घंटे होते हैं बेटा। C3 C4 के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, वो 24 आवर्स होते हैं, उनके लिए डार्क जरूरी नहीं है, इसके लिए डार्क जरूरी है। पर सर वो भी तो डार्क रिएक्शन का ही पार्ट है। कौन सा? मतलब C3 और C4 भी तो सर डार्क रिएक्शन में ही पढ़े हैं ना हमने। हाँ, डार्क रिएक्शन का पार्ट है, बट डार्क रिएक्शन की डेफिनेशन में आपने क्या लिखा था कंपैरिजन के टाइम पे कि डार्क रिएक्शन तो लाइट इंडिपेंडेंट होती हैं, दे आर 24 आवर्स। लाइट रिएक्शन लाइट पे डिपेंडेंट होती हैं, लेकिन यहाँ पे तो लिख दिया ना डार्क एसिडिफिकेशन, ये तो होना ही डार्क में है, ये दिन में नहीं हो सकता। दिन में स्टोमेटा ही नहीं खुलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी कैसे? सीधा सा सिंपल सा रीजन है कि जब दिन में स्टोमेटा खुलेगा ही नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी नहीं, CO2 अंदर आएगी नहीं, तो फिर आप कैसे फिक्सेशन करोगे, ग्लूकोज कैसे बनाओगे? तो ये रात में ही हो सकता है ना। इसीलिए ये एडॉप्टिव पाथवे है। एडॉप्टिव पाथवे का मतलब ये हुआ कि प्लांट ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन अपने आप को चेंज कर लिया, क्योंकि ये जो प्लांट है वो दिन में स्टोमेटा को खोलेंगे तो इनका नुकसान ज्यादा होगा। ट्रांसपिरेशन को मिनिमाइज करने के लिए इन्होंने चूज किया कि स्टोमेटा रात में ओपन करते हैं, रात में टेम्परेचर कम होता है तो डिफ्यूजन का रेट कम होगा, यानी वाटर के वेपर्स का लॉस कम होगा या ट्रांसपिरेशन का रेट कम होगा। तो ट्रांसपिरेशन रेट को मिनिमाइज करने के लिए इन्होंने स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा को डेवलप किया, रात में खुलने वाले स्टोमेटा बनाए। बट उसकी वजह से हुआ ये कि फोटोसिंथेसिस को भी मॉडिफाई करना पड़ा और डार्क रिएक्शन इस प्रोसेस के थ्रू ये कंप्लीट कर पाए। ये एडॉप्टिव पाथवे है फॉर सक्कुलेंट्स, CU, सक्कुलेंट्स और ज़ीरोफाइट्स। तो ये सक्कुलेंट्स या ज़ीरोफाइट्स के अंदर होता है विच हैव स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, एक्टिव स्टोमेटा। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा का मतलब ये हुआ कि ओपन इन नाइट, क्लोज्ड ड्यूरिंग डे। क्यों? वो अंडरस्टूड है टू मिनिमाइज ट्रांसपिरेशन, कि रात में ट्रांसपिरेशन कम होगा क्योंकि रात में टेम्परेचर कम होगा। अगर ज़ीरोफिटिक प्लांट की बात करें या सक्कुलेंट्स की बात करें तो इन प्लांट्स, ये प्लांट्स जहां पे ग्रो करते हैं वहां पे वाटर के लॉस को मिनिमाइज करने के लिए इन्होंने स्टोमेटा को मॉडिफाई कर लिया कि चलो रात में स्टोमेटा ओपन कर लेते हैं, दिन में बंद कर देंगे। लेकिन ऐसा होने से फोटोसिंथेसिस भी बदल जाएगी, सो दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो प्लांट्स हैं ये इस फैमिली में आते हैं, क्रेजुलेसी फैमिली, इसीलिए ये क्रेजुलेशियन वर्ड आया है ना। कैम प्लांट्स कौन से हैं? जैसे C3 प्लांट थे, C4 प्लांट थे, ये कैम प्लांट्स हैं, है ना। मोस्टली बिलोंग्स टू फैमिली क्रेजुलेसी, इसीलिए ये क्रेजुलेशियन है। एसिड बनेगा जैसे अभी आपने ऑर्गेनिक एसिड्स बनाए वो, और मेटाबॉलिज्म, क्योंकि मेटाबॉलिक पाथवे तो है ना। एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? जैसे ब्रायोफिलम है, ब्रायोफिलम आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था। इसी का क्लोज मेंबर है कलंचू, आपको ये भी मैंने मॉर्फो में पढ़ाया हुआ है। अगेव है ना, जितने भी कैक्टस होते हैं वो, है ना। ओपनशिया, जिसमें आपने फाइलोक्लैड पढ़ा था, है ना। ये सब कैम प्लांट्स हैं, है ना। या क्रेजुला, क्रेजुला एक ऑर्नामेंटल प्लांट है ना। ये आगे इसी में पाइनएप्पल आता है ना। एलोवेरा तो सब जानते ही हैं, है ना, वो भी इसी तरीके का है। यूफोरबिया, जहाँ पे आपने फाइलोक्लैड सिलिंड्रिकल पढ़ा था, यूफोरबिया, ये सब। इनमें से कोई भी एग्जाम्पल, इन सब के अंदर स्टोमेटा रात में ओपन होते हैं, दिन में क्लोज रहते हैं, तो बेसिकली पूरा प्रोसेस ही मॉडिफाई हो जाएगा। अब इनमें क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे अभी हमने C3 और C4 पढ़ा, अगर आप ये कहें कि सर कैम प्लांट्स किस में आते हैं, C3 में आते हैं या C4 में आते हैं, तो दे आर नाइदर C3 नॉर C4, अलग कैटेगरी है।
ये भी याद रखिएगा, ना तो ये C3 है ना ये C4 है, लेकिन रिजेम्बलेंस अभी आपको लगेगी, बिकॉज यहाँ पे केवल मीजोफिल सेल होती है, यहाँ पे बंडल शीथ सेल्स नहीं होती। तो अगर केवल मीजोफिल सेल होगी तो आपको लगेगा कि सर C3 के जैसा कुछ होना चाहिए, लेकिन जो रिएक्शंस होती हैं दे आर एग्जैक्टली सिमिलर टू C4, लेकिन C4 की जो रिएक्शंस है वो दो को मिला के हो रही हैं, यहाँ पे वो सारी रिएक्शन एक ही सेल में हो जाएंगी, दैट इज मीजोफिल। सो ना तो ये C3 है ना ये C4 है, ये एक एडॉप्टिव पाथवे है, इनकी एक अलग कैटेगरी है, इसीलिए इनको कैम प्लांट्स का नाम दिया गया है। सो दे आर नाइदर C3 नॉर C4, ये आपको ध्यान में रखना है। कभी भी आप कंपैरिजन करोगे तो C3 का C4 से करोगे, आगे एनसीईआरटी में एक टेबल भी दी है कि C3 और C4 को चूज करके आपको टिक करने हैं, ऑप्शंस दिए, क्वेश्चंस दिए, वो आप C3 C4 के लिए कर सकते हो। उसमें आप ये कहें कि सर कैम में क्या होगा, तो कैम में जो भी होगा वो दैट इज डिफरेंट थिंग, उसको C3 C4 से कोरिलेट नहीं करना है आपको, है ना। होगा कैसे वो मैं आपको बना देता हूं। मीजोफिल सेल ही चाहिए इनमें, और कोई सेल नहीं है। मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट होगा तो रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में होगी। यहाँ पे बस सेल का एक पार्ट और चाहिए, दैट इज वैक्यूल। हर एक सेल के अंदर प्लांट वैक्यूल होती है, मीजोफिल सेल के अंदर भी वैक्यूल होती होगी, तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल दोनों को मिला के ये कंप्लीट हो जाता है। दिस इज लाइक दिस। बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो रिएक्शंस हैं दे आर सेपरेटेड बाय टाइम नॉट बाय स्पेस। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि C4 प्लांट के अंदर जो रिएक्शंस हैं दे आर सेपरेटेड बाय स्पेस, क्योंकि वहां पे कुछ मीजोफिल में हो रहा है, कुछ बंडल शीथ में हो रहा है। यहाँ पे क्या है, रिएक्शंस तो वही है बट दे आर सेपरेटेड बाय टाइम, कुछ रात में हो रहा है और कुछ दिन में हो रहा है। तो ये लाइन आपको किसी क्वेश्चन में मिलेगी कि इन C4 plants reactions are separated, CO2 fixation is separated by space, but in CAM plants CO2 fixation is separated by time। तो दिन और रात के हिसाब से यहाँ पे चलेंगे, वहां पे आपने मीजोफिल और बंडल शीथ सेल्स के हिसाब से। ये हमारा है एट नाइट जब स्टोमेटा खुलेगा, ये हमारा होगा ड्यूरिंग डे जब स्टोमेटा बंद होगा। यहाँ पे स्टोमेटा क्लोज है, यहाँ पे स्टोमेटा ओपन है। तो जब स्टोमेटा खुले, बाकी सबको सेम है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। मैं फटाफट ड्रॉ कर दे रहा हूँ, आपने C4 साइकिल ड्रॉ कर ही रखा है। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एंटर किया, स्टोमेटा खुला होगा तो यहाँ पे आ गया HCO3 नेगेटिव, कंबाइन करेगा PEP से विच इज अगेन ऑफ 3 कार्बन, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेप्केज बन जाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड विच इज 4 कार्बन, विल चेंज इनटू मैलिक एसिड विच इज अगेन 4 कार्बन। अब क्या होगा, इस मैलिक एसिड का ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा इनटू वैक्यूल। ये 4 कार्बन का मैलिक एसिड कहाँ आ गया, वैक्यूल में, है ना। ये वैक्यूल है मीजोफिल सेल की, और ये क्लोरोप्लास्ट है मीजोफिल सेल का, है ना। रात में केवल इतना ही काम होगा। दिन में क्या होगा, जब स्टोमेटा बंद होगा तो ये मैलिक एसिड जो है वैक्यूल से निकल के बाहर आएगा, यानी वापस क्लोरोप्लास्ट में आएगा। मैलिक एसिड विच इज 4 कार्बन, it will change into pyruvic acid which is 3 carbon, 1 carbon dioxide is released, pyruvic acid से फिर से phosphoenol pyruvate बनेगा using the same ATP to AMP, और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है इससे आप C3 साइकिल पूरी कर लोगे। फाइनली यहाँ पे हेक्सोस शुगर बन जाएगा। तो यहाँ पे रिएक्शन दिन और रात के हिसाब से अलग हो गई, जबकि आपने C4 साइकिल में यही रिएक्शंस पढ़ी थी, बस कुछ मीजोफिल में और कुछ बंडल शीथ सेल्स के अंदर। डिनोशन सेम रहेंगे, कुछ ऐसा याद रखने की चीज नहीं है। बस कैम याद रखिए, कैम सकुलेंट्स या ज़ीरोफाइट्स में होता है। बोलो सर वैक्यूल मैलिक एसिड को स्टोर कर रहा है रात के टाइम में। हाँ, रात के टाइम में स्टोर कर रहा है। अब क्यों कर रहा है ये कोई बता सकता है तो बताओ। मैलिक एसिड को अगर क्लोरोप्लास्ट में ही यूज होना था तो रात में यहीं रुक जाता, वैक्यूल में क्यों गया? क्योंकि रात में CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। नहीं, मैंने आपको पढ़ा रखा है, सोच के बोलो। यस सर, याद नहीं।
ट्रांसफरेशन याद करो, आपको स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग की मैकेनिज्म पढ़ाई थी। मैलिक एसिड एसिडिक है, होता है सर उसकी। मैलिक एसिड अगर एसिडिक होगा और अगर यहीं इकट्ठा कर दिया तो ये एसिड होगा, तो इसकी पीएच कम कर देगा। पीएच कम कर देगा तो ना तो कार्बन डाइऑक्साइड पेपकेज काम कर पाएगा, और फिर पीएच कम हो जाएगी तो फिर ये स्टोमेटा बंद हो जाएगा। स्टोमेटा बंद हो जाएगा तो CO2 अंदर आएगी कैसे? तो मैलिक एसिड को हटाना तो पड़ेगा ही। वो बात अलग है कि दोबारा इसी मैलिक एसिड को यूज करके आगे का काम होना है। तो मैलिक एसिड को इसलिए स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि मैलिक एसिड एसिडिक है। अगर वो क्लोरोप्लास्ट में रहा तो वो पेपकेज एंजाइम के लिए सुटेबल एनवायरनमेंट नहीं रहने देगा। एसिड है, पीएच चेंज कर देगा। क्लोरोप्लास्ट की पीएच बदल दोगे तो एंजाइम काम कैसे करेगा? यहाँ ये भी नोटिस करने का है कि एक ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर पेपकेज भी है और यहाँ का रुबिस्को भी है, लेकिन रात में पेपकेज काम कर रहा है और दिन में रुबिस्को काम कर रहा है। यहाँ पे तो C3 साइकिल पूरी है ना, तो यहाँ पे तो रुबिस्को सेम आएगा। हो गया सर 2 मिनट। सर रुबिस्को और Yes, sir. पेप्टेज दोनों हैं मेसोफिल सेल में। हाँ, दोनों है। आपको देख उसमें रहा है नहीं था यहाँ पे उसकी कोई और फॉर्म। सेल तो बनी नहीं है ना। ये वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट दोनों मेसोफिल सेल की हैं। यस। इसमें जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं हो गया। यस बस यहाँ नोट डाउन कर लीजिए, एक दो चीजें बस जो इंपॉर्टेंट है ना। आप लिख सकते हैं रिएक्शंस आर सेपरेटेड बाय टाइम। Similar to C4 plant. But occur in only mesophyll cell. यहाँ बंडल शीट नहीं है। दूसरी चीज, मैलिक एसिड इज स्टोर्ड इन वैक्यूल। ये क्वेश्चन एग्जाम का है। कैम प्लांट्स के अंदर वैक्यूल में मैलिक एसिड कहाँ स्टोर होता है? तो वो वैक्यूल में स्टोर होता है। तो ये आपको अलग से याद रखना है। और पूरी कैलकुलेशन सेम आएगी, अगर आप लिखोगे भी तो वही रहेगा। 30 ATP and 12 NADPH2 are required. सर C4 में तो सेपरेटेड बाय स्पेस था ना, तो फिर हाँ, सिमिलर कैसे लिखा है? रिएक्शंस के लिए लिखा है ना, रिएक्शंस आर सेपरेटेड बाय टाइम सिमिलर टू अच्छा, C4। ठीक है। और यहाँ पे ऐसे करके भी क्वेश्चन होगा कि इनमें से किस प्लांट के अंदर पार्शियल CO2 फिक्सेशन होता है। पार्शियल का मतलब है कि आधा हुआ ना, केवल रात में, आधा दिन में हो रहा है। तो उसमें भी फिर कोई ऑप्शन होगा तो C4 प्लांट्स का ही कोई आंसर मिल जाएगा आपको। इनके अंदर क्या होगा? पार्शियल CO2 फिक्सेशन है। इन नाइट। और कैसे? एज मैलिक एसिड। फिर मैलिक एसिड को वैक्यूल में स्टोर कर लिया। फिर आधा काम दिन में होगा। दिन में स्टोमेटा जब बंद हो जाएगा तब तो मैलिक एसिड की इसकी कोई जरूरत नहीं है ना। ज्यादा से ज्यादा मैलिक एसिड रात में बना के रोक लिया। अब रात में बस दिन में मैलिक एसिड बाहर आया, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ पायरुविक एसिड से, तो PEP बन जाएगा। इस CO2 से नॉर्मल जो C3 साइकिल है वो चलती रहेगी। सर ये जो C4 प्लांट्स है उनमें कैम पाथवे नहीं हो सकता? नहीं, कैसे करोगे? C4 के लिए तो बंडल चीज चाहिए, यहाँ होती नहीं। आप सोच के देखो ना, अगर आप कैम प्लांट्स को C4 प्लांट्स के बराबर मानो तो इनमें बंडल चीज सेल्स नहीं है। और अगर आप कहो कि सर मेसोफिल सेल है तो C3 के बराबर मान लेते हैं, तो फिर C3 की साइकिल अलग है। C3 साइकिल में तो ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, मैलिक एसिड, फास्फोइनॉल पायरुवेट, पेपकेज, ये कुछ भी नहीं होता। तो इसीलिए तो पहले ही लिख दिया, नाइदर C3 नॉट C4। पर सर ये क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल से तो हो सकती है ना उन प्लांट्स में? अरे तो जब चीजें नहीं है, किचन के होने से काम थोड़ा बन जाएगा। खाना बनाने के लिए कुछ होना चाहिए और खाना बनाने वाला भी तो होना चाहिए।
सिर्फ Yes, किचन का sir. क्या करोगे? अगर पैपकेज नहीं है या रोबिस्को नहीं है तो काम कैसे होगा? या मान लीजिए CO2 नहीं आ पा रही किसी भी वजह से, लाइक स्टोमेटा बंद है तो CO2 नहीं आ रहा, तो वो चीजें भी इंपॉर्टेंट है। किचन भी इंपॉर्टेंट है, बट किचन के अंदर सामान होना और बनाने वाला कोई पर्सन होना वो भी इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट। Yes, सर sir. ये कैम्प प्लांट के एग्जांपल्स में जो आपने अंडरलाइन किए हैं ये क्रैसुलेसी फैमिली के हैं? नहीं, अंडरलाइन इसलिए की क्योंकि ये जीनस है। एस अच्छा बैक टू, मतलब हाँ, मैंने आपको लिविंग वर्ड नहीं पढ़ाया, बट अंडरलाइन करने का पर्पज है कि दीज आर जीनस, मतलब ये बॉटनिकल नेम्स के हिसाब से। कैक्टस तो कॉमन नेम है, पाइनएप्पल इंग्लिश नेम है। और सर ये और ये सारे सारे, एग्जांपल्स क्रैसुलेसी के ही हैं? नहीं सारे भी क्रेजुलेसी के नहीं है, है ना। इसमें ब्रायोफिलम, कलंचू, अगेव, कैक्टस, ओपनशिया, क्रेजुला, यहाँ तक क्रेजुलेसी के। पाइनएप्पल का मुझे याद नहीं है, और एलोवेरा तो लिलिएसी का है, यूफोर्बिया यूफोर्बिएसी का है। ये तो इसलिए कि क्रेजुलेशियन का नाम, मतलब इसमें इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये है कि मोस्टली जो सकुलेंट्स है वो इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। एसिड का मतलब क्यों है, क्योंकि डार्क में एसिडिफिकेशन हुआ, रात में मैलिक एसिड बना जो एसिड है, सो इसलिए डार्क एसिडिफिकेशन दिया गया। और डार्क में ही CO2 का फिक्सेशन हुआ बाई पैपकेज, जब नाइट में स्टोमेटा ओपन हो पाए तो ये तो टुकड़ों में, क्योंकि इसका नाम कैम क्यों रखा गया, दैट्स वाई मैंने आपको समझाया। ये जो सिंपल एग्जाम्पल है, ये इस लाइन को कॉन्टिन्यूशन में मत मानो, ये तो अलग अलग एग्जाम्पल है। पाइनएप्पल एक बार देखना पड़ेगा, आप गूगल पे डाल के चेक कर सकते हो पाइनएप्पल की फैमिली क्या है, बट एलोवेरा तो डेफिनेटली इस फैमिली का नहीं है, यूफोर्बिया नहीं है, बाकी सब है। और भी हैं, ऐसा नहीं है कि यही सब मेंबर हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट नॉर्मली आपको जो आप जानते हो, जिन प्लांट्स के बारे में आपने कहीं ना कहीं मार्फो में या कहीं आगे पढ़ा हुआ है, तो मैंने वही नाम लिखे हुए हैं इसके। सो कैम हो गया पूरा हमारा, हटा दो शीट। सर ये कैम्प पाथवे में हमारा जो रुबिस्को होता है वो सिर्फ डे में ही एक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है? हाँ, यहाँ पे रुबिस्को एक्चुअली डे में ही अवेलेबल है। और एक्चुअली पेप केस की ये प्रॉपर्टी है कि पेप केस नाइट में CO2 का फिक्सेशन कर लेता है ना, क्योंकि जब लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो पेप केस जो है वो कार्बोक्सिलेशन नहीं कर सकता इन प्लांट्स के केस में। तो यहाँ पे पेप ओके केस सर। की लिमिटेशन है, इसलिए रात में पेप केस काम कर लेगा, रुबिस्को दिन में काम कर लेगा। ठीक है, सो C3 साइकिल हो गया, कैम हो गया, मतलब हमारा डार्क रिएक्शन खत्म हो गया। हमने जैसे लाइट रिएक्शन में हेडिंग्स कुछ पढ़ी थी, फोटो सिस्टम की यूनिट क्या है, फिर लाइट रिएक्शन कैसे होती है, फास्फोराइलेशन में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, और केमी ऑस्मोटिक, 4 हेडिंग में लाइट रिएक्शन कंप्लीट किया। ऐसे डार्क रिएक्शन 3 तरीके से हो सकती है, C3 C4 कैम, तो हमने वो तीनों कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं फोटो रेस्पिरेशन की, जो भी आपने थोड़ी देर पहले लिखा था कि C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। तो पहली चीज की फोटो रेस्पिरेशन है क्या, और फिर वो C3 में होता है तो क्यों होता है, और उसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा प्लांट की प्रोडक्टिविटी पे। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फोटो, यहाँ पे डार्क रिएक्शन खत्म हो गई है, फोटो रेस्पिरेशन इज डिफरेंट हेडिंग, उसका लाइट, उसका फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म से कोई मतलब नहीं है। सो नेक्स्ट इज फोटो रेस्पिरेशन। फोटो वर्ड आया लाइट की वजह से, और रेस्पिरेशन वर्ड, रेस्पिरेशन जो अगला चैप्टर है वो, तो ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का मिला जुला प्रोसेस है, तो इसलिए फोटो रेस्पिरेशन नाम दिया है। मैंने आपको C3 साइकिल के लिए पढ़ाया था कि वहां पे फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन होता है, लाइट की प्रेजेंस में CO2 को रिड्यूस किया जाता है इनटू ग्लूकोज, लाइट एनर्जी बनी और डार्क रिएक्शन कंप्लीट हुई, उसको आपने लिखा था PCR साइकिल। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये कहलाता है PCO, फोटोसिंथेटिक कार्बन C ऑक्सीडेशन, PCO, वो PCR था, ये PCO है साइकिल। ये नाम भी इसी का ही है, फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन या PCO साइकिल। और क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो 2 कार्बन का होगा, तो इसे C2 साइकिल कहते हैं, एंड दैट कार्बन इज ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलिक एसिड, तो ये ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म भी कहलाता है, C2 साइकिल और ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म, ये सब इसके नाम है।
अब ये कहाँ होता है? ये केवल C3 प्लांट्स के अंदर होता है ना? दिस अकर ओनली इन C3 प्लांट। अब जैसे आप कहें कि सर C3 में होता है, चलो C4 में नहीं होता, वो भी लिख दिया था, दे लैक्स फोटो रेस्पिरेशन, C3 में होता है, ये भी लिख दिया। इससे पहले कि आप कहें कि सर कैम पाथवे में होगा या नहीं होगा, तो वैसे तो कैम में नहीं होता, लेकिन कभी पूछा नहीं जाएगा ना। मैंने आपको कैम के लिए स्पेशल लिखाया कि दे आर नाइदर C3 नॉर C4। C3 C4 का कोई भी क्वेश्चन आप कैम पे अप्लाई नहीं करोगे, बिकॉज कैम एक एडॉप्टिव पाथवे है। जब प्लांट अपने सर्वाइवल के लिए एक चीज को मॉडिफाई कर चुका है, तो उस चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी स्टेटमेंट उसके मॉडिफिकेशंस में नहीं आते। तो कैम प्लांट्स को अगर आप कहें कि कैम में होगा फोटो रेस्पिरेशन या नहीं होगा, तो होगा तो कैम में भी नहीं, बट फिर भी ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे नहीं जाएंगे, बिकॉज ये इन टर्म्स ऑफ फोटोसिंथेसिस नॉट वैलिड। नॉट वैलिड इसलिए क्योंकि जो प्लांट है ही नहीं C3 या C4 की कैटेगरी में, वो एक अडॉप्टिव पाथवे के साथ वर्क कर रहा है, उसने अपने आप को पूरा चेंज कर लिया। जब उसने पूरा चेंज ही कर लिया, तो फिर आप उससे कोई बात नहीं करेंगे कि उसमें क्या है क्या नहीं है। जैसे मान लीजिए, अगर मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, तो आप ये कह लीजिए कि भाई डॉक्टर बनना है, तो एक तरीका ये है कि कोई MBBS कर ले, एक तरीका ये है कि कोई नहीं, किसी ने BDS कर लिया, किसी ने BAMS कर लिया, मान लीजिए 3 तरीके से वो डॉक्टर बन गए। अब एक ने उस प्रोसेस को छोड़ के मान लीजिए बायोटेक्नोलॉजी या फार्मेसी ज्वाइन कर लिया। अब आप कहें कि सर उसने मेडिकल की तैयारी की थी, अब क्या वो डॉक्टर बना या नहीं बना? तो ये तो फैक्ट है कि वो डॉक्टर नहीं बना, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि डॉक्टर बनने में जो डिग्रीज होती हैं, वो डिग्रीज तो वैसे ही नहीं उसके पास है, तो उस क्वेश्चन के पूछने का मतलब ही नहीं होता। आप किसी इंजीनियर से कहो कि वो डॉक्टर है क्या, तो ऑब्वियस है नहीं है, ये तो क्वेश्चन ही इनवैलिड हो गया कि आप इंजीनियर से क्यों पूछ रहे हो कि वो डॉक्टर है या नहीं। किसी मेडिकल प्रोफेशनल से पूछो कि वेदर इज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर और नॉट, क्या उसके पास दवाइयों लिखने के लिए कोई मेडिकल डिग्री है या नहीं है, लाइक BAMS, BUMS, BHMS, MBBS, BDS, 5 हैं इंडिया में, 5 में से कोई वैलिडेट डिग्री है? अब उससे रिलेटेड क्या होगा? उससे रिलेटेड फार्मासिस्ट भी होंगे, बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी होंगे, नर्सिंग ऑपरेटर्स भी होंगे, रेडियोलॉजिस्ट भी होंगे, और भी आजकल तो मेडिकल टूरिज्म का कॉन्सेप्ट है, तो MBA होता है, मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड, हॉस्पिटल मैनेजमेंट होता है। दोज आर ऑल्सो मेडिकल प्रोफेशनल, बट मेडिकल प्रोफेशनल होना और मेडिकल प्रैक्टिशनर होना दोनों डिफरेंट थिंग है। ऐसे ही कुछ यहाँ पे है कि आप C3 C4 के जितने भी क्वेश्चंस करोगे, आपकी बुक में एक टेबल दी होगी, आज की क्लास के बाद आप आराम से उसे कर सकते हैं कि C3 या C4 में से आपको चूज करना हो। तो अगर कभी माइंड में आए कि कैम के लिए क्यों नहीं पूछा गया, बिकॉज वो क्वेश्चंस कैम के लिए इनवैलिड है। कैम एक एडॉप्टिव पाथवे है, जब आप 12th में एडॉप्टेशन पढ़ोगे तब वहां पे ये नाम आएगा। एनसीईआरटी ने 12th में कैम को डिस्कस किया कि सकुलेंट्स के अंदर एडॉप्टिव टाइप की फोटोसिंथेसिस होती है। एडॉप्टिव फोटोसिंथेसिस का मतलब है एक प्रोसेस को छोड़ के एक नया प्रोसेस प्लांट ने बना लिया, तो जो प्रोसेस छोड़ दिया है तो ऑब्वियस है वो नहीं होगा, इसलिए कभी ये पूछा नहीं जाएगा कि फोटो रेस्पिरेशन कैम में होता है या नहीं होता। ऑफ कोर्स नहीं होता, C3 में होगा, C4 में नहीं होगा। कंपैरिजन हमेशा C3 C4 को लेके आपके क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे आएंगे, C3 में क्या है, C4 में क्या है, कैम में कोई बात ये नहीं की जाएगी, है। सो ये C3 प्लांट्स के अंदर होता है। अब क्यों होता है कैम पाथवे और इसका मतलब क्या है, उसकी बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस का मेन पर्पस क्या है? पूरे चैप्टर का सिनेरियो क्या पढ़ा आपने कि हम क्लोरोप्लास्ट में लाइट को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बना रहे हैं। और ठीक है कि अभी आपने रेस्पिरेशन नहीं पढ़ा, इसके बाद वाला चैप्टर, बट 10th में तो थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा। रेस्पिरेशन में हम माइटोकॉन्ड्रिया को यूज करके ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेंगे और हमें एनर्जी मिलेगी। मतलब जो ग्लूकोज यहाँ बना, हम कह सकते हैं कि वो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ यूज हुई, हम कह सकते हैं कि वो रेस्पिरेशन में रिलीज हो जाएगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऑक्सीजन को लेके एनर्जी देना, और क्लोरोप्लास्ट का काम है कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके ग्लूकोज बनाना। यहाँ क्या होने वाला है? ऑर्गेनेल तो दोनों आएंगे, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी इन्वॉल्व होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी इन्वॉल्व होगा, बट द प्रॉब्लम इज कि ना तो क्लोरोप्लास्ट का काम ढंग से होगा, ना माइटोकॉन्ड्रिया का काम ढंग से होगा। तो दोनों ही वजह से ये इनहिबिटरी हो गया, वेस्टफुल फिनोमिना हो गया, क्योंकि ना तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का काम हो रहा है, दैट इज सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ना यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का काम हो रहा है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ATP। तो उस वजह से इसको हम वेस्टफुल प्रोसेस या फिनोमिना कंसिडर करते हैं। ये बेकार का काम है, वेस्टफुल प्रोसेस है। एंड इसीलिए अगर कोई वेस्टफुल प्रोसेस मान लीजिए होगा,
आपका काम पढ़ना है और आप पढ़ने के अलावा कोई और काम कर रहे हैं, तो पेरेंट्स यही तो बोलते हैं कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज जो आप काम कर रहे हैं वो आपका काम नहीं है। उस काम की इंपॉर्टेंस किसी और के लिए होगी, आपके लिए वो इंपॉर्टेंस नहीं है। तो क्लोरोप्लास्ट अगर इस काम में एंगेज हो गया या माइटोकॉन्ड्रिया इस काम में एंगेज हो गया, तो इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ने अपना काम 24 घंटे नहीं किया, वो 4 घंटे अगर इस काम में चला गया तो 4 घंटे बेकार हो गए, यानी उनकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो गई। दैट्स वाई फोटो रेस्पिरेशन का रिजल्ट क्या होता है, इट डिक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। इसी बेसिस पे आपने लिखा था कि अगर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा C4 में तो उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। C3 में क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन होता है, इसलिए उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका बायोमास प्रोडक्शन का जो रेट है वो कम होता है। तो ये लाइन भी उसी रेफरेंस में आएगी जैसे आपने C4 में लिखा। अब ये होता क्यों है उसकी बात करते हैं। आपने रुबिस्को के लिए लिखा था पिछली क्लास में कि रुबिस्को एक डुअल एंजाइम है ना, RUBISCO है ना, ये एंजाइम था। इसमें डुअल एंजाइम है, एक C है कार्बोक्सिलेज के लिए, मींस CO2 फिक्सेशन, और एक लास्ट में जो O आएगा वो ऑक्सीजिनेज था, मींस O2 फिक्सेशन। यानी रुबिस्को दोनों काम कर सकता है ना। इट डिपेंड्स ऑन द एफिनिटी ऑफ CO2 और O2, दोनों में से कोई भी एक है ना, जिसकी वजह से ये रुबिस्को होगा है ना, रुबिस्को काम करेगा। तो ये एफिनिटी पे डिपेंड करता है कि क्या होने वाला है, हो सकता है कि ये हो और हो सकता है कि ये ना हो, है ना। सो इट डिपेंड्स ऑन एफिनिटी ऑफ CO2 और O2 व्हाट विल अकर, है ना। क्या होने वाला है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि किसकी एफिनिटी ज्यादा है। अगर मान लीजिए मान लेते हैं कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो रुबिस्को है, यहाँ पे जो RUBP आपने पढ़ा था, RUBP कंबाइन करेगा CO2 से और क्या बनाएगा, PGA, जो C3 साइकिल की पहली रिएक्शन थी। यहाँ पे एंजाइम आपका रुबिस्को में कार्बोक्सिलेशन कर दिया। बट अगर कभी ऐसा हो कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन CO2 से बहुत ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा, यहाँ पे O2 RUBP से कंबाइन कर जाएगा। अब O2 जब कंबाइन करेगा तो एक कार्बन कम हो गया ना, बनेगा क्या, एक मॉलिक्यूल तो PGA का बनेगा 3 कार्बन, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स PGA के आपने बनाए थे 3 कार्बन, है ना। ये 5 कार्बन की शुगर थी, ये भी 5 कार्बन की शुगर है। और इसके अलावा क्या बनेगा, एक मॉलिक्यूल बनेगा फास्फोग्लाइकोलेट का, which is 2 carbon compound. So that's why it is C2 cycle, है ना। फास्फोग्लाइकोलेट से बाद में फास्फेट हट जाएगा तो ग्लाइकोलेट बन जाएगा, सो दैट्स वाई C2 या ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब ये है कि लीफ के सराउंडिंग में, जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, जहाँ पे रुबिस्को एंजाइम है, उसके सराउंडिंग में केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन को देखना है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुई ऑक्सीजन से तो नॉर्मली C3 साइकिल होगी। ये क्या हुआ, C3 साइकिल, है ना। अगर ये वाली रिएक्शन हुई तो ये क्या कहलाएगा, C3 साइकिल। और अगर ये वाली रिएक्शन हुई तो क्या कहलाएगा, फोटो रेस्पिरेशन। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का काम नहीं होता ऑक्सीजन को यूज करना, क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करना। ऑक्सीजन को कौन यूज करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होती है, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन यूज हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। तो एक ही एंजाइम है रुबिस्को जिसके पास दोनों एक्टिव साइट हैं। एक एक्टिव साइट है जिसपे कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर सकती है, एक एक्टिव साइट है जिसपे ऑक्सीजन बाइंड कर सकती है। अब ये डिपेंड इस बात पे करेगा कि उस एंजाइम के सराउंडिंग में क्या अवेलेबल है। अगर CO2 इज मोर देन O2 तो कार्बोक्सिलेशन होगा, C3 साइकिल होगी, प्रोडक्टिविटी आएगी। बट इफ इन केस अगर O2 ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है, O2 इज मोर देन CO2, देन फिर ऑक्सीजनेशन होगा रुबिस्को की वजह से, फिर यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि जहाँ पे 2 PGA बनने चाहिए थे वहां केवल एक ही PGA बना। तो यहाँ के हिसाब से भी कंपेयर करोगे तो 50% प्रोडक्टिविटी तो बेकार हो गई भाई। यहाँ पे 2 PGA बनेंगे ना, तभी तो फिर एक ग्लूकोज बनाओगे। यहाँ पे एक PGA बना तो आधे ग्लूकोज तो बन पाएगा।
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्टिविटी का 50% लॉस तो सीधे सीधे हो जाएगा। तो ये फोटो रेस्पिरेशन कहलाता है कि जब ऑक्सीजन आरयूबीपी से कंबाइन करेगा तो प्रोडक्टिविटी का लॉस होगा, प्रोडक्टिविटी में बायोमास के प्रोडक्शन में डिक्रीज होगा। प्रोडक्टिविटी में लॉस कैसे होता है समझ नहीं आया। बेटा अगर मान लीजिए 2 पीजीए बन रहे होते तो 1 ग्लूकोज बनता, यानी कि 2 पीजीए बनते तो 100% ग्लूकोज होता। अब अगर 1 पीजीए बनेगा बिकॉज ऑफ दिस तो 50% ही ग्लूकोज तो बनेगा, हाँ सर ओके। तो 50% लॉस हो गया सीधे सीधे। हालांकि लॉस इससे ज्यादा होता है, बट अभी आपके लेवल पे तो क्लियर है ना कि 50% प्रोडक्टिविटी का लॉस तो होना ही होना है। यस सर। और सर ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है इसलिए इसको फोटो रेस्पिरेशन बोल रहे हैं ना? नहीं, यहाँ पे 3 सेल ऑर्गेनेल आएंगे। अभी हमें इस पूरे पाथवे को हमें पढ़ना नहीं है, डिटेल नहीं पढ़नी है हमें फोटो रेस्पिरेशन की, वरना इसमें 3 सेल ऑर्गेनेल आएंगे, उनके नाम जरूर पढ़ने है ना। ये समझ में आ गया कि फोटो रेस्पिरेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन आरयूबीपी से ज्यादा CO2 से ज्यादा है और रुबिस्को अवेलेबल है, आरयूबीपी अवेलेबल है, तो रुबिस्को सी की जगह O वाला काम करेगा, कार्बोक्सिलेशन की जगह ऑक्सीजनेशन करेगा। जब ये ऑक्सीजनेशन करेगा तो यहाँ पे फिर पीजीए के साथ साथ यहाँ पे फास्फोग्लाइकोलेट बनेगा, दैट इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन, है ना। अब जैसे था कि C3 प्लांट के अंदर ये क्यों हुआ, क्योंकि C3 साइकिल में जहां पे आपने C3 साइकिल जहां भी बनाया था, C3 साइकिल पे पिछली क्लास का आपको दिखा दे रहा हूँ, लाइक ये C3 साइकिल था, तो C3 साइकिल कहाँ हो रही थी, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। अब क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल सेल का था, मीजोफिल सेल तो गैसियस परमेबिलिटी को शो करती है ना, तो मीजोफिल सेल में CO2 ज्यादा थी तो ये हो गया। अगर यहाँ पे बाई चांस C की जगह O2 ज्यादा होती तो फोटो रेस्पिरेशन हो जाता। लेकिन जो आज आपने C4 साइकिल पढ़ी है, ये अगर मान लीजिए मैं कहूं कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बट तब भी क्या होगा, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा कर लोगे तब भी तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रहा है उसमें ऑक्सीजनेशन तो है ही नहीं ना। यहाँ जो एंजाइम अवेलेबल है वो तो पेप्केज है, आप कितना भी कम कार्बन डाइऑक्साइड कर दोगे, पेप्केज कार्बोक्सिलेशन ही कर सकता है, वो ऑक्सीजनेशन नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ रुबिस्को नहीं है। लेकिन जहां रुबिस्को है वहां पे आप लिख चुके हैं कि दिस इज इम्परमिएबल टू गैसियस एक्सचेंज, यहां से कभी ऑक्सीजन अंदर आएगी नहीं, तो रुबिस्को ऑक्सीजनेशन यहाँ कर सकता था, लेकिन ऑक्सीजन आने की पॉसिबिलिटी क्लोज कर दी गई क्योंकि ये इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज है, बंडल शीट की प्रॉपर्टी आपने लिखी है। तो जहां रुबिस्को है वहां ऑक्सीजन नहीं है, जहां पे ऑक्सीजन है वहां रुबिस्को नहीं है, यानी C4 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन का ऑप्शन क्लोज। C3 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन हो सकता है बिकॉज वहां की मेम्ब्रेन गैसियस एक्सचेंज के लिए परमिएबल है, एक ही एंजाइम है जिसके पास दोनों एक्टिव साइट हैं। अब ये डिपेंड करता है कि O2 ज्यादा है या CO2 ज्यादा है, अगर CO2 ज्यादा है तो C3 साइकिल, O2 ज्यादा है तो फोटो रेस्पिरेशन, ये आएगा। अब कुछ पॉइंट्स जो फोटो रेस्पिरेशन में आपको सिर्फ याद करने सीधे सीधे, बिकॉज फोटो रेस्पिरेशन की डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है, हम फोटो रेस्पिरेशन में पूरा पाथवे क्या है फोटो रेस्पिरेशन का उस पर नहीं जाएंगे, आपको सिर्फ फोटो रेस्पिरेशन के कुछ पॉइंट्स याद रखने, वो याद रखिएगा, है ना। क्या क्या पॉइंट्स हैं, पहली चीज फोटो रेस्पिरेशन में 3 सेल ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व है, 3 सेल ऑर्गेनेल्स आर इन्वॉल्व। कौन कौन से, इसी सीक्वेंस में आएंगे, ये सीक्वेंस पूछा जाता है, क्लोरोप्लास्ट, फिर इसके बाद दूसरा आएगा पेरोक्सिसोम और तीसरा आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। 3 सेल ऑर्गेनेल मिला के एक पाथवे पूरा होगा, जबकि फोटोसिंथेसिस होती तो केवल क्लोरोप्लास्ट से काम चल रहा था, रेस्पिरेशन होता तो केवल माइटोकॉन्ड्रिया से चल रहा था। यहाँ पे इन दोनों के तो आएंगे ही आएंगे, बीच में एक और एक्स्ट्रा आएगा, उसका भी रीजन है कि फोटो रेस्पिरेशन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकलती है। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की आपने केमिस्ट्री अगर थोड़ी पढ़ी है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड रहा तो वो सारी मेसोफिल सेल्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सबको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ा जाएगा वाटर और ऑक्सीजन में, तोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए पेरोक्सीडेज, ये पेरोक्सीडेज एंजाइम जिस माइक्रोबॉडी में होगा उसको क्या बोलते हैं, पेरोक्सिसोम बोलते हैं, तो दैट्स वाई पेरोक्सिसोम की जरूरत पड़ती है। तो क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया इसी सीक्वेंस में आएंगे तो ये पूरा पाथवे कंप्लीट होगा। एक ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरी चीज कि इस पूरे पाथवे में हमने इसको वेस्टफुल क्यों माना है, क्योंकि यहाँ पे देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, नो सिंथेसिस ऑफ शुगर, है ना।
कोई शुगर नहीं बनेगी, नॉर एटीपी एंड NADH2, ये भी कुछ नहीं बनेंगे। एटीपी और NADP, एटीपी और NADPH2 जो लाइट रिएक्शन में बनते हैं वो सब भी नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो लाइट रिएक्शन वाला कोई काम हो ही नहीं रहा ना, ये तो इस वजह से ये हो रहा है। इसके अलावा क्या होगा? हाँ सर शुगर तो बन रही है सर, पीजीए। बेटे पीजीए बन रही है तो पीजीए आगे जाके जब पूरा साइकिल कंप्लीट करेगी तो उस साइकिल कंप्लीट करने में आपने पूरा पाथवे नहीं पढ़ा। 75% प्रोडक्टिविटी का लॉस होता है, केवल 25% चांसेस होते हैं कि यहाँ पे शुगर की सिंथेसिस हो। 100 में से केवल 25% बनेगा, बाकी नहीं बनेगा, वो भी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। बट द फैक्ट इज कि शुगर को जब टेस्ट किया जाता है तो जब फोटो रेस्पिरेशन होता है तो वहां पे शुगर का फॉर्मेशन नहीं होता। तो दैट्स वाई आपको यही याद रखना है। ये तो पीजीए बना, हेक्सोस तो ना बनाया आपने अभी। हेक्सोस कहाँ बनाया? कहीं नहीं बनाया। तो भी सर 2 पीजीए के हेक्सोस बना सकते हैं ना? तो 2 पीजीए कहाँ पे हैं? यहाँ पे तो एक ही पीजीए तो बन रहा है। हाँ तो फिर दूसरा वाला दूसरी रिएक्शन से आ जाएगा, दो रिएक्शन करके। तो ऐसे केस में तो बहुत सारे ऑक्सीजन, बहुत सारे आरयूबीपी, बहुत सारे रुबिस्को और बहुत सारे पीजीए फिर आप कह सकते हैं, लेकिन 50% का लॉस तो आपको समझ में आ ही रहा है ना। और यस सर। 50% का तो ये लॉस है जो आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने दोनों रिएक्शन लिख दी या आपकी बुक में लिखी है। इसके बाद जब आप इस प्रोसेस को डिटेल में पढ़ोगे तो वहां पे 50% का लॉस और भी है जो आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन में पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा, आपको पूरा पढ़ना भी नहीं है आपको। तो आपको सिर्फ ये लाइन याद रखनी है कि सिंथेसिस यहाँ पे शुगर की नहीं होती। देयर इज नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर नॉर एटीपी और NADPH2। बल्कि होगा क्या, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज होगी विद यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। मतलब एटीपी को यूज करके CO2 रिलीज किया जाएगा, जबकि होना क्या चाहिए, O2 को यूज करके एटीपी बनता है इन माइटोकॉन्ड्रिया, या एटीपी को यूज करके CO2 बनता है। एटीपी NADPH2 को यूज करके आप ग्लूकोज बनाते हो ना, यहाँ पे एटीपी को यूज करके आप क्या बनाओगे? कार्बन डाइऑक्साइड बनाओगे। तो ये उल्टा हो गया, यानी कि यहाँ पे एनर्जी भी बेकार हो रही है और यहाँ पे हो भी कुछ नहीं रहा है। सो देयर इज रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे? विद एटीपी यूटिलाइजेशन। जबकि आपने अगर क्लोरोप्लास्ट के हिसाब से पढ़ा होता तो क्या होता, एटीपी को यूज करके आप CO2 से ग्लूकोज बनाते। अगर माइटोकॉन्ड्रिया होता तो वहां पे एटीपी और NADPH2 बनते। यहाँ पे ना तो ये बन रहे हैं, ना शुगर बन रहा है, ना एटीपी को यूटिलाइज करके ग्लूकोज बन रहा है, बल्कि यहाँ पे और CO2 रिलीज हो रही है। CO2 कैसे होती है रिलीज, तो फिर से बता दो। क्या बेटा? सर CO2 कैसे होती है रिलीज एटीपी यूज करने से? पूरा प्रोसेस नहीं पढ़ना आपको, मैं पूरा पढ़ा भी नहीं सकता, आप कितने भी क्वेश्चन कर लीजिए। ये लाइन आपको सिर्फ याद करनी होगी क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसी दी हुई है। अगर आप पूरा प्रोसेस पढ़ोगे तो फिर ये क्लास आपकी कम पड़ जाएगी, फिर अगली क्लास में जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि 3 सेल ऑर्गेनेल में सारा पाथवे कंप्लीट होगा और तब आपको फिर शायद ये लाइन समझ में आए कि ऐसा क्यों हुआ, है ना। मैं जितना समझा रहा हूँ उस बात को समझने की कोशिश करिए कि ये वेस्टफुल प्रोसेस क्यों है, उसकी मैं अगर यहाँ पे बात करूं तो ये आप मान सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट को यूज करके आप क्या करते हो, आप कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी NADPH2 को यूज करके ही तो ग्लूकोज बनाते हो क्लोरोप्लास्ट में, यानी CO2 से ग्लूकोज बनाते हो C3 साइकिल में, उसमें एटीपी और NADPH2 यूज होता है। यहाँ क्या होता है, कैसे होता है वो नहीं पढ़ना आपको। अगेन आई एम सेइंग, आपको नहीं पढ़ना कि ये कैसे होता है, बट होगा क्या, यहाँ पे एटीपी को यूज करके आप CO2 रिलीज करोगे। कैसे रिलीज करोगे वो छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके सिलेबस में पूरा नहीं है। तो जिस CO2 को यूज करना चाहिए एटीपी के साथ, उसकी जगह पे आप CO2 को रिलीज कर दोगे एटीपी को यूज करके। तो आपका एटीपी तो खर्च हो रहा है, लेकिन पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा। पर्पस था एटीपी को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाना, यहाँ पे एटीपी को यूज करके आप और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हो। तो ये फोटोसिंथेसिस का पर्पस तो सॉल्व हुआ ही नहीं आपका। दूसरी तरफ अगर मैं रेस्पिरेशन भी मान लूं, तो रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन को यूज करके आप एटीपी बनाते हो। यहाँ पे एटीपी बन नहीं रहे, यहाँ पे एटीपी यूज हो रहे हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन को कौन यूज कर रहा है? आरयूबीपी, जबकि ऑक्सीजन को यूज कहाँ होना चाहिए था? माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ यूज हो रही है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो हर तरीके से ये वेस्टफुल है, यहाँ पे कुछ भी काम का नहीं आएगा। तो ये वेस्टफुल क्यों है, उसके ये रीजन है। पीछे आपने लिखा ना कि ये वेस्टफुल प्रोसेस है, तो यहाँ पे कोई शुगर नहीं बनती, कोई एटीपी खर्च करने के बाद भी यहाँ पे शुगर नहीं बनती, बल्कि और CO2 रिलीज होती है, और एटीपी NADPH2 भी यहाँ पे नहीं बन रहे। इस वजह से हम इसको वेस्टफुल फिनोमिना मानते हैं, है ना। सर
सर आपने क्या रीजन बताया था कि C4 साइकिल में नहीं होता था? मैंने सुना नहीं था। C4 साइकिल में ये बताया था कि C4 साइकिल में जहां पे ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, यहाँ रुबिस्को ही नहीं है, तो कैसे करोगे ऑक्सीजनेशन आप, यस सर। है ना। और जहां रुबिस्को है यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। आपने लिखा था ना कि इनकी जो वॉल है वो इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज है, यस मतलब सर, यहाँ से थिक वॉल। ऑक्सीजन आ नहीं सकती, है ना। और वैसे भी यहाँ पे क्योंकि जब डी कार्बोक्सिलेशन करोगे तो हमेशा CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा ही रहेगी, ऑक्सीजन होगी नहीं यहाँ पे, यस। तो इसलिए C4 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। क्लियर। यस सर। तो बस सर? आपको फोटो रेस्पिरेशन में इतना ही पढ़ना है। हाँ बोलो। सर ये प्लांट के अंदर ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक CO2 से कम कैसे हो जाएगी? प्लांट के अंदर ऑक्सीजन अरे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते चले जाओगे तो कमी हो जाए, ऑक्सीजन तो बाहर जाती है निकल के। जब स्टोमेटा खुलेगा तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज्यादा है, एटमॉस्फेयर में कम, तो ऑक्सीजन बाहर चली गई। कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज्यादा है, प्लांट के अंदर कम, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ गई। बट सर प्लांट तो मतलब बनाते जा रहे हैं ना ऑक्सीजन, तो फिर सर प्लांट के अंदर भी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़नी चाहिए। बेटा तो बड़े स्टोमेटा बंद करोगे तभी तो बढ़ेगी, स्टोमेटा बंद ही नहीं कर रहे, स्टोमेटा खोल दोगे तो डिफ्यूज करके बाहर चली जाएगी, डिफ्यूजन कैसे रोकोगे। जैसे सर फोटोसिंथेसिस हो रहा है सर, वो स्टोमेटा का खुला भी है, तो फिर सर उस टाइम अगर ऑक्सीजन बाहर जा रही है बट एक कांस्टेंट अमाउंट में सर, वो स्टोमेटा के अंदर भी तो होगी। नहीं होगी ना, जितनी स्पीड से ऑक्सीजन बनती है और जितना ग्रेडियंट होता है स्टोमेटा के खुलने पे, ऑक्सीजन सारी बाहर निकल जाती है। ऑक्सीजन अगर प्लांट अपने पास रोक लेते तो फिर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में होती ही नहीं। और फोटोसिंथेसिस का रेट रेस्पिरेशन के रेट से 10 से 20 गुना ज्यादा होता है, यानी ऑक्सीजन जितनी रेस्पिरेशन में कंज्यूम होती है उससे 10 से 20 गुना ज्यादा फोटोसिंथेसिस से बन जाती है। जब इतनी हाई कॉन्सेंट्रेशन में ऑक्सीजन होगी तो डिफ्यूजन में जो ग्रेडियंट स्टेब्लिश होगा वो तो और ज्यादा स्ट्रांग होगा, और जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है ग्रेडियंट उतनी जल्दी डिफ्यूजन का रेट होता है। आपको शुरू में ही पढ़ा दिया मैंने ये तो। मतलब सर सिचुएशन हम सोच रहे हैं। जल्दी निकलती जाएगी। हाँ फिर से बोलो। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर प्लांट मतलब ऑक्सीजन बनाएगा तो फिर सर वो स्टोमेटा से काफी तेजी से बाहर निकल जाएगी। बिल्कुल निकलेगी, और क्या। मतलब उसके पास थोड़ी बहुत भी नहीं रहेगी मतलब ऑक्सीजन। बिल्कुल नहीं रहती। ओके सर, समझ में आ गया। मतलब जो चीजें ऐसे समझा करो कि जो चीजें हम सोच रहे हैं एक्चुअली जिसने डिस्कवर किया होगा उसने कितना दिमाग लगाया होगा, उसे भी तो पता होगा कि ऑक्सीजन इसके पास क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है। और अगर आप मान लीजिए स्टोमेटा बंद कर दें, फॉर एग्जांपल कि आपने स्टोमेटा बंद कर दिया, अब आप कहें कि फोटोसिंथेसिस हो रही है और ऑक्सीजन निकल रही है, तो वो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि स्टोमेटा बंद होते हैं रात में और फिर रात में लाइट रिएक्शन नहीं होती, और लाइट रिएक्शन से ही तो ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी। और अगर दिन में लाइट रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, तो दिन में स्टोमेटा भी तो साइमल्टेनियसली खुला हुआ है ना, उसे रोकोगे कैसे, वो तो निकल के बाहर चली जाएगी। तो सारी चीजें कहीं ना कहीं कोरिलेटेड है ना। जैसे आगे इसके बाद वाला चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो उसमें लाइन आती है कि हम ये कंसिडर तो कर लेते हैं कि एक बार में एक प्रोसेस हो रहा है, बट एक्चुअली नहीं होता, कभी नहीं होता, नेवर, किसी भी ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। एट ए टाइम देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्रोसेस विच आर कोरिलेटेड विद ईच अदर। मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़ा भी रहा हूं, मेरे हाथ भी मूव कर रहे हैं, मेरी बॉडी रेस्पायर भी कर रही है, बॉडी में डाइजेशन एक्सक्रीशन सब अपना अपना काम कर रहे हैं। इज इट पॉसिबल कि आप कहें कि सर मैं तो अभी एक काम करूंगा बाकी रिएक्शन रोक देता हूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेटाबॉलिज्म का मतलब ही था इंटीग्रेटेड बायोकेमिकल रिएक्शंस, तो इंटीग्रेटेड का मतलब है कि सब एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचे कि स्टोमेटा बंद कर दें और दिन भी है और ऑक्सीजन भी रिलीज हो जाए जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन जो है वो अफेक्ट हो जाए। तो ये सिचुएशन जो हम सोच रहे हैं वो प्रैक्टिकली नेचर में इम्पॉसिबल है, तो वो बात ही खत्म हो गई। और सर अगर ऐसे मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और सर मतलब उससे क्या होगा कि CO2 कंसंट्रेशन हो जाएगी कम, तो उस टाइम हमारी फोटो रेस्पिरेशन होगा। हाँ, ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगी, CO2 कम हो जाएगी, तो फिर बस ये एंजाइम अपना काम करने लगेगा। मान लीजिए ऐसे समझ लो, चलो मैं आपको एक कॉमन सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे बॉटनी और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ाने आते हैं। अब मैं क्या पढ़ाऊंगा एक बार में तो एक ही चीज पढ़ाऊंगा ना, या तो बॉटनी या केमिस्ट्री। अब मैं जिसको पढ़ाने वाला हूँ उसकी मर्जी है ना। अगर क्लास में मान लीजिए 20 स्टूडेंट हैं और उन्होंने 15 ने कह दिया कि सर हमें आपसे केमिस्ट्री पढ़नी है, तो फिर मैं बॉटनी तो ना पढ़ाऊंगा, मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा।
अगर मान लीजिए 12 स्टूडेंट ने कह दिया सर मुझे बॉटनी पढ़नी है, तो 8 कम हो गए, 12 ज्यादा हो गए, तो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, मतलब जिसका ज्यादा सब्जेक्ट को पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे, मैं वही काम तो करूंगा, बिकॉज मेरे लिए तो दोनों चीजें बराबर है। मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, रुबिस्को का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है कि उसे C3 साइकिल से फिक्सेशन ही करना है। वो तो जितने काम फिक्सेशन करेगा उतना ही वो ऑक्सीजनेशन भी कर देगा। उसके पास तो दोनों एक्टिव साइट हैं, दोनों काम एक ही स्पीड से करता है। ये तो डिपेंड इस बात पे कर रहा है कि O2 बाइंड करेगा या CO2 बाइंड करेगा। अब O2 और CO2 ज्यादा या कम क्यों है, वो डिपेंड करता है कि जैसे मैंने एग्जांपल जो दिया कि मैं जब एडमिशन लेऊंगा किसी भी स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट तो केमिस्ट्री का भी आएगा, बॉटनी का भी आएगा, मैंने सबको एडमिट कर लिया। अब जिसकी कंसंट्रेशन जिस बैच में ज्यादा, मैं उस बैच में वो सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा, है ना। सर तो मतलब C4 प्लांट्स जो होंगे वो हमेशा ही C3 से ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, मतलब ऑलवेज, ग्लूकोज यस। ज्यादा होगी। हमेशा आपने लिख लिया, बेटर प्रोडक्टिव होते हैं बिकॉज उनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। ये लाइन 12th में भी मिलेगी आपको एनसीईआरटी में कि वाई C4 प्लांट्स आर मोर प्रोडक्टिव इन नेचर। जब आप प्रोडक्टिविटी हेडिंग पढ़ोगे तो उसमें आपको मिलेगा कि C4 आर बेटर प्रोडक्टिव, C4 आर बेटर प्रोडक्टिव एज कंपेयर टू C3। फिर रीजन यहाँ दे रखा है 11th में, फोटो रेस्पिरेशन। सर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का आपने क्या बताया था कि ये कहाँ से रिलीज होता है? ये पूरे प्रोसेस जब आप फोटो रेस्पिरेशन पढ़ोगे ना, तो बीच में H2O2 रिलीज होता है। मतलब जब ये फास्फोग्लाइकोलेट है, फिर ग्लाइकोलेट बनेगा, फिर ग्लाइऑक्सिलेट बनेगा, फिर ग्लाइसिन बनेगा, ये सीरीज है पूरी। तो जब यहाँ पे बीच में मॉलिक्यूल बनेगा तो उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिलीज होगा। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ना भी जरूरी है, उसके लिए एक और सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व करना पड़ा, पेरोक्सिसोम, क्योंकि इसके अंदर वो एंजाइम है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ब्रेकडाउन करता है, दैट इज पेरोक्सीडेज एंजाइम। पेरोक्सिसोम आपने सेल में पढ़ा होगा ना, नहीं पढ़ा? सर हाँ, तो बस वही है पेरोक्सिसोम, जो सेल में माइक्रो बॉडी में सर ने पढ़ाया होगा आपको। और सर माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम होना तो ये चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को लेके ग्लूकोज ऑक्सीडाइज करके एटीपी बनाए, लेकिन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आगे की रिएक्शन कंप्लीट होती है। जब ग्लाइसिन बन जाता है तो ग्लाइसिन से सीरीन बनेगा, फिर वहां पे एक कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया रिलीज हो जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का कोई रिलीज नहीं होता। जो आप लिख रहे हैं ना CO2 रिलीज कहाँ होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो कार्बन डाइऑक्साइड का कोई मतलब नहीं है, और क्लोरोप्लास्ट में ऑक्सीजन का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा ही है, यहाँ क्लोरोप्लास्ट में ऑक्सीजन है और माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 रिलीज होती है, उल्टा है यहाँ पे, इसीलिए ये वेस्ट है, बेकार की चीज हो गई। सर माइटोकॉन्ड्रिया से वैसे CO2 ही तो बनती है सर, जब वो ग्लूकोज उसमें टूटता है तो सर वो हाँ, तो एटलीस्ट ग्लूकोज जब टूटेगा तो ऑक्सीजन को लेके टूटेगा ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज टूट ही नहीं रहा, ऑक्सीजन यूज ही नहीं हो रही, कार्बन डाइऑक्साइड बने जा रही है, और एनर्जी भी नहीं बन रही। माइटोकॉन्ड्रिया का काम तो एनर्जी बनाना है ना, एनर्जी तो बन ही नहीं रही। तो सर जो ये वाली ATP है ये कहाँ से बनेगी फिर? ये मतलब क्लोरोप्लास्ट में बनेगी? ये एटीपी, हाँ, ये तो आपकी नॉन साइक्लिक से बन जाएगी या साइक्लिक से बन जाएगी, कोई भी एटीपी। या तो माइटोकॉन्ड्रिया जो और दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, एक सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा ना होता है, कई सारे, तो ये कहीं से भी एटीपी यूटिलाइज हो सकता है, है ना। मेरे हिसाब से आपको साइकिल की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसकी साइकिल पढ़नी है तो आप गूगल पे डाल लीजिए फोटो रेस्पिरेशन, आपको इमेज वाले सेक्शन में डिफरेंट फोटो रेस्पिरेशन की साइकिल मिल जाएंगी। तो उसमें आप देख लोगे आसानी से कि किस सेल ऑर्गेनेल में कितना काम हो रहा है, कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, कहाँ एटीपी यूज हो रहा है। बट मुझे लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मेरा स्ट्रांगली मानना यही रहता है, जितना जरूरी है उतना पढ़िए। सर ये जो इसकी साइकिल है ये हमें 12th में भी नहीं पढ़नी? नहीं, ये नहीं पढ़नी है आपको, 12th में है ही नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड टॉपिक है, जो है वो यही है आपको बस। ये एफिनिटी वाला क्वेश्चन याद रखना है, C4 में क्यों नहीं होता, C3 में क्यों होता है, वेस्टफुल प्रोसेस क्यों है, कौन से सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं, उनका सीक्वेंस पाथवे में क्या है, बस यही सब क्वेश्चंस पूछे जाते सर हैं। हाँ, सर कैम पाथवे में जब मीजोफिल सेल में रुबिस्को था ही तो सीधा C3 साइकिल हो सकता था। लेकिन कैम में जब रात में कार्बन डाइऑक्साइड आती है तो रात में एफिनिटी है कार्बन डाइऑक्साइड की वो पैप केस के लिए ज्यादा होती है। ऐसा तो ना है कि कोई भी, अब जैसे आपने क्या पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड
किसी सबस्ट्रेट से कंबाइन कर जाए, लाइक पीईपी से कंबाइन कर गई और पैपकेज एंजाइम ने काम कर दिया, वहां पे आप कह रहे हैं कि रुबिस्को भी था, तो आरयूबीपी से भी कंबाइन कर सकती थी। लेकिन पैपकेज के लिए जो सिचुएशंस हैं, जो टेम्परेचर चाहिए उसे, जो पीएच चाहिए, वो रात में अवेलेबल था, इसलिए वो रिएक्शन रात में हो गई। ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना कि हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर अलग होता है, हर एंजाइम की एक ऑप्टिमम पीएच होती है जिसपे वो वर्क करता है। तो जो पीएच या जो टेम्परेचर नाइट में अवेलेबल है वो केवल पैप केस के लिए काम कर सकता है, इसीलिए पैप केस ने पीईपी को यूज करके CO2 को फिक्स कर लिया, जबकि उसी जगह पे रुबिस्को भी प्रेजेंट था और आरयूबीपी भी था। दिन में जितना टेम्परेचर है वो टेम्परेचर रुबिस्को के लिए सुटेबल है, तो आरयूबीपी ने उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लिया जो मैलिक एसिड से पायरुविक एसिड के टाइम पे आई। बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं ना। सर C4 वाले साइकिल में उसमें रुबिस्को था ही नहीं। C4 साइकिल में रुबिस्को है, लेकिन वो बंडल शीथ सेल्स के अंदर है, तो मीजोफिल सेल के मेसोफिल में अंदर नहीं नहीं है। है। हाँ, अच्छा, तो सर ऐसा जरूरी नहीं है कि मेसोफिल में रुबिस्को होगा ही होगा। नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जहाँ पे जो चीजें हैं वही तो करेंगे। यस सर। सर मुझे लगा था प्लांट में मतलब सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ना, तो हर जगह हो सकता है। हाँ, तो प्लांट के हिसाब से ठीक है, क्योंकि कोई ऐसी लीफ तो है नहीं जिसमें सिर्फ बंडल शीथ होती हो। ऐसी लीफ तो है जिनमें केवल मीजोफिल होती है, बट ऐसी लीफ तो कोई भी नहीं है ना जिसमें केवल बंडल शीथ होती हो। नहीं सर ऐसी नहीं है। तो इसका मतलब है कि रुबिस्को तो हर जगह होगा, जिनमें केवल मीजोफिल सेल है उनमें तो रुबिस्को हो गई, और जिनमें बंडल शीथ एडिशनल है उनमें भी रुबिस्को होगा। लेकिन पैप केस केवल उनमें होगा जिनमें मीजोफिल सेल C4 प्लांट की अगर है तो उनमें पैप केस आएगा, नॉर्मली पैप केस नहीं होता। यस सर। इसलिए रुबिस्को ज्यादा हो गया या मैक्सिमम प्रोटीन। सर ये सब तो एडेप्टेशन है ना, सब कंडीशन के हिसाब से। हाँ, एडॉप्टेशन है। जब 12th में आप मान लीजिए जीरोफिटिक एडॉप्टेशन पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे कि ठीक है कि जीरोफिटिक प्लांट ने अपनी फोटोसिंथेसिस को अडॉप्ट कर लिया बाय यूजिंग द डार्क रिएक्शन बाय C4, ये बाय कैम पाथवे। वहीं पे एक्चुअली वो कैम वर्ड आएगा कि कैम पाथवे क्या था, तो उस रेफरेंस में यहाँ पे कैम पाथवे को थोड़ा सा मैंने डिस्कस कर दिया। और रिएक्शन ओके क्योंकि simple है, तो इसलिए मैटर नहीं करता कि उस साइकिल को याद अलग से करो या ना करो, दिन और रात के हिसाब से याद रखना है बस। यस सर, थैंक यू सर। सर PEPCase का जो रिएक्शन होता है उसके लिए से हाई पीएच चाहिए होता है ना? किसके लिए बेटा, फिर से बोलो। PEPCase का। हाँ, पीईपी के लिए एक्चुअली टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। पीईपी जो एंजाइम है, पैपकेज एंजाइम जो है वो लो टेम्परेचर पे कंपैरेटिवली, वो टेम्परेचर नाइट में सुटेबल था, इसलिए पैपकेज एंजाइम अपना काम कर पाया। रुबिस्को को थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, वो दिन में अवेलेबल होगा, तो इसलिए रुबिस्को दिन में ये काम कर पाएगा। नहीं सर, हमने फिर पीएच वाले के रीजन से। हाँ, पीएच वाला रीजन भी है, वो तो हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है और एक ऑप्टिमम पीएच होती है, सबका अलग अलग होता है। हर एक एंजाइम का एक फिक्स टेम्परेचर और एक फिक्स पीएच होगी, थोड़ा सा भी चेंज करोगे कम या ज्यादा तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, अपना काम नहीं करेगा। तो जो आप ऐसे बस समझ सकते हो कि जो सिचुएशन नाइट में सकुलेंट्स में अवेलेबल है वो पैप केस के लिए सुटेबल है, रुबिस्को के लिए नहीं। दैट्स वाई पैप केस काम करता है और रुबिस्को काम नहीं करता। यस क्योंकि यहाँ पे भी जो एंजाइम की प्रॉपर्टीज हैं वो भी हमें नहीं पढ़नी कि पैप केस और रुबिस्को में इनकी अपनी प्रॉपर्टीज क्या है, तो उनके बारे में भी कोई डिस्कशन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें वो भी नहीं करना। है ना। अब इस चैप्टर में सिर्फ फैक्टर्स बचे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बाकी सारे क्वेश्चंस, बाकी सारा कंटेंट हमने पढ़ लिया। और फैक्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हमने इतनी चीजें पढ़ी हैं अभी पूरे चैप्टर में, लेकिन आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस फैक्टर्स से मिलेंगे। हालांकि वो फैक्टर यहाँ भी आ जाएंगे, जैसे अभी हम टेम्परेचर, पीएच ये सब डिस्कस कर ही रहे थे, किस एंजाइम के लिए क्या अवेलेबिलिटी है, दिन और रात के हिसाब से भी पढ़ रहे थे। तो फैक्टर्स जब आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में 4 फैक्टर्स दिए हैं, लाइट, टेम्परेचर, CO2 एंड वाटर। ये एक्सटर्नल फैक्टर हैं। कुछ इंटरनल फैक्टर होंगे, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये आपका लास्ट टॉपिक है। देन इसके बाद हम रेस्पिरेशन स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, आपका टेस्ट तो नहीं है ना इस वीक में, मंडे को? नो सर। ठीक है। तो
आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।